Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एआई के युग में एक टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड वाले को जो एज हुआ करता था, क्या एक आम आदमी वो एज अपग्रेड कर सकता है? डू यू कीप पोजीशंस आफ्टर 2 o'clock? यस। ओके, बट ये जो मैनिपुलेशंस वगैरह है उसके अंदर पैसे लगे होंगे फिर आपके? यू डोंट हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट इन ट्रेडिंग, यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्शियस। बट ये सब एल्गो में कैसे लिख रहे हैं आप? क्योंकि आप तो एल्गो की बात कर रहे थे, ये तो डिस्क्रिप्शनरी है थॉट। तो माय बैक टेस्ट रिजल्ट दैट टाइम शोड 500% रिटर्न्स ईयरली। वाओ, मैं समझ पा रहा हूँ, पर थोड़ा डेटा और दिखेगा तो क्लैरिटी हो जाएगा। आर यू गोइंग टू डिस्कस सम डेटा ओरिएंटेड आल्सो? यस, I'll show my setup drawdown threshold। वो मैंने अभी रिसेंटली सीखा है क्योंकि पेपर पे 30% का ड्रॉडाउन देखा है, रियल में दैट 20 फील्स लाइक 80। बट ये कैसे आपने डिफाइन किया? ये MACD कौन सा चार्ट को देख रहे हैं? मिनट चार्ट का। कैसे आप इसमें ट्रांजिशन करके पैसा बनाए हैं और रिटर्न आपका इनहेंस हुआ है? Hello, my name is Vivek Bajaj. I have more than 20 years experience in stock market, and I can suggest you, if you are serious about stock market, download Stockage app. It will really help you in your journey of wealth creation from stock market. हेलो, एक और फेस टू फेस ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और आज भी वही डिस्कशन, एल्गो ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, AI को कैसे यूज़ करें ट्रेडिंग करने के लिए। मैं हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ, हाल फिलहाल के वीडियोस में मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस पे है अभी, बिकॉज मुझे पता है नेक्स्ट 5 साल मुझे कुछ बड़ा करना है और मुझे आपको भी कुछ बड़ा कराना है। तो ये सब्जेक्ट पे आपको सीख देनी बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है 2018 में 19 में जब मैंने फेस टू फेस चालू किया था, तो मैंने चालू किया था सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ओके, और किससे सीखा था? ऑर्डिनरी लोग जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं शेयर बाजार से, उनसे सीखने का इंटेंशन रखा मैंने, राइट। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग का एक दौर आया, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, सीखा लोगों से। उसके बाद SME इन्वेस्टिंग का दौर आया, तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा। अभी एल्गो ट्रेडिंग का दौर आया। तो आप देखिए, एवरी टाइम मुझे ना एक चेंज नज़र आता है। जब मार्केट में तो एक नीड आती है अंदर से कि मुझे ये सीखना है, और मैं सीखता हूँ, और इस जर्नी में आप भी सीख लेते हैं। तो आप अगर फेस टू फेस में पहली बार जुड़े इस चैनल से, तो आप परमानेंटली जुड़िए, बिकॉज ये कारवां तो चले जा रहा है। मुझे मज़ा आ रहा है सीखने में, और आई एम श्योर जो मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको भी मज़ा आ रहा है सीखने में। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए आ रहा है, और यस वी आर एंजॉइंग। तो आज की जो फेस टू फेस में अगेन अलग पर्सपेक्टिव, बट शायद नॉलेज सिमिलर। AI और एल्गो ट्रेडिंग में एक खास बात है कि बात हम वही करेंगे, बट शायद हमारे बात करने का तरीका अलग होगा और हमारा अप्रोच मार्केट में काम करने का अलग होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्ली हम लोग सब एक ही बात कर रहे हैं कि आप रूल डिफाइन करिए, एंट्री एग्जिट को प्रॉपर प्लान करिए। बट हर ट्रेडर, हर एल्गो ट्रेडर, हर सिस्टमैटिक ट्रेडर का अपना पाथ होता है, और हम उसी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज कैलकाटा आए हैं हमसे जुड़ने के लिए अहमदाबाद से चिराग भाई। उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि आप कैसे अपनी एल्गो ट्रेडिंग की ज़िंदगी को जी रहे हैं और क्या मज़ा आ रहा है आपको। पूछे। वेलकम चिराग, हाउ आर यू? थैंक यू विवेक जी, आई एम फाइन, हाउ आर यू? वेरी नाइस, थैंक यू। सबसे पहले तो आई फील प्रिविलेज्ड टू बी ऑन दिस फेस टू फेस सीरीज, because I would say it was a manifested dream for me to be on the same face to face series जिससे मैंने अपनी ट्रेडिंग सीखी है। तो I feel honored, thank you। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। बस यही सब सुन के हम लोग को लगता है कि बस करे जाओ, बिकॉज बेनिफिट तो हो ही रहा है किसी न किसी को। और आई एम वेरी हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका मतलब आप भी कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, इसलिए हमारी टीम ने आपको अप्रोच किया और आपको कन्विंस किया कि नहीं, आपको नॉलेज तो शेयर करना ही है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वे कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू कैलकाटा। मुझे भी अहमदाबाद आना बहुत दिन हो गए, मेरे को प्रमल भाई बुला रहे कि आते नहीं हो, बट आई थिंक अब आप आए हैं और एक और हमारे दोस्त जुड़ गए तो अहमदाबाद। तो अब नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आता हूँ, साथ ही ले जाऊँगा। दैट विल बी इंटरेस्टिंग। चलिए, सो चिराग, यू कम फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, राइट? तो ऑब्वियसली आपके पास में एक एज है
टेक्नोलॉजी के समझना, उसको इम्प्रोवाइज़ करना और उसको सही तरीके से यूज़ करना, जो कि एक आम आदमी के बस का नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन से एक चालू करता हूँ, फिर उसके बाद आप अपना डिटेल इंट्रोडक्शन दीजिएगा। एआई के युग में एक टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड वाले को जो एज हुआ करता था, क्या एक आम आदमी वो एज अपग्रेड कर सकता है? Definitely. It has now become very easy to use technology in any field, be it trading, be it marketing, be it any business. Even for studies also, you can use AI to maximize your capabilities. So I feel that definitely even a non-technical guy has an edge now because of AI. ओके, तो ये पॉजिटिविटी के साथ हम चालू कर रहे हैं कि अब आप भी कर सकते हैं, करने का इंटेंशन होना चाहिए। देखिए, अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका इंटेंशन क्लियर है कि आप करना चाह रहे हैं। तो चिराग भाई ने क्लियरली बोल दिया कि सर आज के युग में कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक आर्ट्स ग्रेजुएट, हिस्ट्री ग्रेजुएट, कोई भी कुछ भी कर सकता है बाजार के अंदर में। ठीक है, अब आपकी जर्नी के बारे में चलते हैं। हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? Bilkul. So I'm basically from Ahmedabad. I did my computer science and engineering in 2014, and since then I have been working in IT firms. Yeah. So 12 साल हो गए I am into IT, and I was privileged to work in IT industry because उसी की वजह से मैं parallelly trading को pursue कर पाया. Okay. Because अदर बिजनेसेस या जॉब जहाँ पे आपका टाइम पूरा यूटिलाइज होता है, तो आप इधर इतना टाइम नहीं दे पाते. ऑफ कोर्स यू नीड टू पुट इन द एक्स्ट्रा एफर्ट्स, द वीकेंड्स या आफ्टर आवर्स, वो आपको डेफिनेटली देना है. बट देन बिकॉज कोविड के टाइम और उससे पहले भी आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, सो आई वॉज गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई डिडंट वेस्ट एनी ऑफ दैट टाइम in doing any extra stuff. Rather I started focusing on my trading. मुझे ट्रेडिंग मेरे ऑफिस के कलीग ने ही सिखाई थी. थ्रू फोन ही यूज्ड टू डू ऑप्शंस. अच्छा. और वहीं से मैंने भी शुरू की. मोबाइल ऐप के So I started trading in 2017 and सारे ट्रेडिशनल गलतियाँ जो एक ट्रेडर करता है, एग्जैक्टली वही मेरी भी जर्नी रही है. एंड हर कोई आता है इसमें पैसा कमाने के लिए ही है, कोई भी डिनाई तो नहीं कर सकता वो फैक्ट को. बट देन आई विल कंटिन्यू विद द जर्नी एंड आई विल टेल यू व्हाई आई स्टेड इन दिस प्रोफेशन. एंड गलतियाँ की, फिर आई रियलाइज दैट ऐसे तो नहीं चलेगा. सो आई स्टार्टेड ट्रांसफरिंग माई फोकस टू सिस्टमैटिक ट्रेडिंग. ओके. तो वहाँ पे आई हैड एन आइडिया. आई वॉज watching a lot of podcasts, webinars, I was reading a lot of books. So I had an idea. So उसको मैंने conceptualize करके and I started algo trading in late 2022. Okay. So 2022-2023 is when I started algo trading. Okay. उसके पहले आप डिस्कशनरी कर रहे थे? उसके पहले तो ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे थे, ये बोल सकते हैं. उसके पहले गेम खेल रहे थे? गेम खेल रहे थे. Again, the entry barrier is so low. And again, it is very easy to open a Demat account and just start trading. And again, options, you can do it very cheaply. So everybody starts that way only. I also did it that way. But then you need to realize that अगर इतना easy होता तो कुछ तो होगा. Yes. मुझे लगता है ना, इसमें मेरा एक ओपिनियन भी है. Some people don't like me for that opinion. मुझे लगता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में रेगुलेटर को डे 1 से ही मिनिमम मार्जिन रख लेना चाहिए था. ये जो अलाउ कर दिया ना लोगों को 1000 रुपया रख के ऑप्शंस ट्रेडिंग करो, खेलो, इसने पूरे इकोसिस्टम को मतलब कसिनो बना दिया. अगर आप ये कर लेते, रेगुलेटर को समझ में आता कि ये शायद उस रास्ते में जाएगा. और एग्जांपल्स थे, साउथ कोरिया वगैरह में एग्जांपल्स थे कि रिटेल लोग बर्बाद हुए थे ऑप्शंस ट्रेडिंग करके. सिंपल काम हो सकता था कि आपके पास अगर 5 लाख होगा मार्जिन में, तभी हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउ करेंगे. तो एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन जो कि 1000 रुपया 10,000 रुपया खोया है, जिसने ब्रोकर को पैसा दे के जिन्होंने पैसा खोया है, वो बच सकता था और ये इंडस्ट्री बदनाम नहीं होती. अब तो इतनी बदनाम हो गई. और ये अलर्ट देना 91% पीपल लूज मनी, ठीक है, अलर्ट देने का ऑब्जेक्टिव आपका, I have no problem with that objective, but finally हम तो negativity डाल रहे हैं ना. With every login you are throwing negativity in mind of people, which is not a good thing from a regulator perspective.
बट चलिए, आप तो वैसे भी आप एलिजिबल होते ऑप्शन ट्रेडिंग में, कुछ भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता नहीं? मतलब आई वुड हैव रेज्ड मोर कैपिटल अगर वो एंट्री बैरियर होता तो, Yeah. बट अगेन टू बी ऑनेस्ट पहले ही आई एम नॉट श्योर, बट अगेन इफ यू हैव अ पैरेलल इनकम देन डेफिनेटली इट इज ईजियर. Yeah. बट ऑफ कोर्स आप कोई भी बिजनेस भी शुरू करेंगे तो मिनिमम 5-10 लाख तो कुछ भी करेंगे तो डेफिनेटली उतना तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है इफ यू आर लुकिंग इट इनटू फ्रॉम अ सीरियस व्यू कि हाँ इसको बिजनेस की तरह बिजनेस बनाना है. तो business की तरह कितने लोग करते हैं वो? 10 में कितने लोग आपके हिसाब से उसको बिजनेस मानते हैं? 10 में से आई वुड से हार्डली 2. एकदम ठीक. क्योंकि 1-2-3 लोग इसको धंधा मानते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द पीपल तो इसको आई थिंक एक वो जो डिज़ायर होता है ना, हार्मोनल रिक्वायरमेंट होती है कि बस ठीक है खेल लो क्या है. एक वो जो बेट लेने का जो इंस्टिंक्ट रहता है अंदर. इंस्टिंक्ट रहता है बेट लेने का कि ये नहीं तो कुछ और कहीं और बेट करेंगे. करेक्ट. Right. But when you started, because you come from a qualification background, आप academically अच्छे थे, तो आपने जब चालू किया आप भी उसी माइंडसेट में थे, और फिर आफ्टर फ्यू इयर्स यू रियलाइज कि यार ये तो गलत ही माइंडसेट है, मुझे तो चेंज करना चाहिए, आई नीड टू बी मोर स्ट्रक्चर्ड. ऑफ कोर्स यस, बिकॉज मार्केट्स में इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी डिग्री लेके आए हैं, राइट. तो आपका कुछ भी क्वालिफिकेशन हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डजेंट मैटर, आप IIT से हो, बिकॉज यहाँ पे पूरा खेल आपके माइंडसेट का है. आपकी डिग्री का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. तो और माइंडसेट मार्केट में आने के बाद ही बनता है. तो स्टार्टिंग में तो एज आई सेड के मनी वॉज द ओनली मोटिवेशन एंड क्विक मनी वॉज द ड्राइवर. सो आई एंटर्ड दैट वे. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं ऑफिस से ट्रेड करता था फ़ोन से, व्हेन माई कलीग showed me how options work. तो I was just putting in money and beginners लगता, and then थोड़ा बहुत पैसा कमाया and I felt like okay this is very easy, यही तो करना है. और शायद इसी के लिए ये जॉब में आए हैं, ये कलीग मिला और यहीं से बस अब अपन को कोई टेंशन ही नहीं है. एंड आई रिमेंबर एक्सपायरी के दिन पे लास्ट में जो ऑप्शंस 5 पैसा हो जाते हैं, राइट. I took position in that, buy position, just assuming कि ये 5 पैसे का 10 पैसे हो जाएगा, without realizing anything about options. यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है. गुड. तो 2022 से आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अब डिस्क्रिशनरी एकदम नहीं करते हैं ट्रेडिंग में? एकदम डिस्क्रिशनरी नहीं, मतलब अभी भी इवन दो आफ्टर अल्गो अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशन कम्स इन, बिकॉज ठीक है डिस्क्रिशन वैसा नहीं रहा है कि आपको क्या चलाना है, कैसे चलाना है, बट अगेन वेदर यू नीड टू ट्वीक योर सिस्टम और नॉट, वो एक डिस्क्रिशन है. बट दैट इज आफ्टर नॉन मार्केट आवर. नॉन मार्केट डिस्कशन है. मार्केट आवर में कोई डिस्कशन नहीं. मार्केट आवर एक बार आपने रूल सेट कर दिए, एक बार आपने आज सुबह के पैरामीटर्स डाल के चला दिया, देन देयर इज नो डिस्क्रिशन. Got it. What's your age? 33. 33. That's you're very young. 50 more years of trading career. I feel it's too late, but then yeah, it's okay. Yeah, ठीक है. It's never too late. Trust me. I think trading एक ऐसा occupation है, market एक ऐसा जगह है जहाँ पर हर age is a good age to start. Even if you're 60-year-old, you can start. Don't think it's late. Even if you're 16-year-old, you should start by whatever way. थोड़ा बहुत भी डालो तो डालो. तो आपने बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन बनाया है. आज हम क्या सीखने वाले हैं आपसे? मैं एक्चुअली मेरे प्रेजेंटेशन का टाइटल है पीलिंग द अनियन, व्हाट इज अल्गो ट्रेडिंग. सो बेसिकली मैं अपनी स्ट्रेटजी का जो कोर है वो मैं डिस्कस करूँगा. वाओ. देन आई विल डिस्कस अबाउट हाउ वी पील द लेयर्स जो दिखता है अल्गो ट्रेडिंग एंड व्हाट इट एक्चुअली इज, और ट्रेडिंग ऑन द फुल व्हाट इट इज. सो वो हम डिस्कस करेंगे आज. वाह, मज़ेदार. चलिए तो पीपीटी बेस करके आगे बढ़े. जी, और बीच में मेरी तरफ से बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चंस आएंगे, बट आप बस माफ़ करके जवाब देते जाइएगा. और एक डिस्क्लेमर है कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो सब मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं. हो सकता है कि ऑडियंस को कुछ कनेक्ट करे, कुछ ना करे. So you can feel free to disregard any information that you don't like. Absolutely. और just adding on to disclaimer, न इन्होंने पैसा दिया न मैंने पैसा लिया, ठीक है ना. This is pure and pure, पाक एकदम
knowledge sharing exercise. There is no corruption involved here in any form. आज के डेट में मुझे जितना इन्फॉर्मेशन है, he doesn't have any service एक्सेट्रा वगैरह. बाद में ये कुछ करे तो आप जाने ये जाने, हम मेरा कोई इस पे लेने देना नहीं है. मेरे को मत ब्लेम कीजिएगा, कुछ भी अगर हो गया तो मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट है. नहीं, बिल्कुल. बाकी आई एम श्योर यू आर अ गुड ह्यूमन एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो बिफोर आई स्टार्ट आई विल टेल यू दैट जिससे मैंने ट्रेडिंग सीखी, जो मेरा कलीग था, वो आज भी मेरा ट्रेडिंग बडी है. ओके. एंड आई रिमेंबर 2022 when I conceptualized this idea into my algo, I called him and I said that 1-2 साल में फेमस हो जाएंगे, पैसा तो बन ही जाएगा, फेस टू फेस पे जाएंगे, पर स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी लीक नहीं होनी चाहिए. अच्छा. दैट वॉज माई माइंड सेट कि ये तो क्योंकि अगर लीक हो गई तो फिर चलना बंद हो जाएगी. तो अभी तो हमारे हाथ में पैसा बनाने की मशीन आई है, सो चाहे तुम जाओ या मैं जाऊँ, फेस टू फेस पे जाएंगे, पर ये स्ट्रैटेजी लीक नहीं होगी. तो यू कैन सी नाउ कि मैं इस फेस टू फेस पे हूँ, बट अगेन आई विल स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन बाय शेयरिंग माई स्ट्रैटेजी फर्स्ट. Lovely, lovely. That's the spirit which I want. और मतलब जितना आप खुल के बोलोगे उतना आपको कर्मा वापस और देगा. तो डोंट वरी अबाउट दिस स्ट्रैटेजी गेटिंग लीक्ड. चलिए, ग्रेट ग्रेट. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर. और आपके फ्रेंड का नाम बता दीजिए जो बड़ी आपके साथ है. सत्येंद्र. सत्येंद्र जी, कभी मौका मिलेगा मिलने का. चलिए आगे बढ़ते हैं. I'll start with my strategy directly. So just to simplify so that I can explain it in a better way, I have broken down that my strategy is into 3 different layers. बोलने को 3 different layers है, but again it is very connected, it is overlapping. So we cannot bifurcate what goes into which layer, but then just for simplification purpose, I have done this. So there are 3 layers. One is core layer, the second is tactical layer, and the third is the risk layer. So core is basically what you feel or what is your personality and what suits you in the market, right? Say suppose for someone it can be equities, swing trading. किसी के लिए scalping सही है, मेरे लिए short selling सही है. तो what suits your personality, that should form the core of your algo or the strategy that you run. और कितना टाइम लगता है एक आदमी को अपना कोर को समझने में और मैप करने में मार्केट के साथ? कोर को समझने और मैप करने में 2-3 साल तो मिनिमम लगते हैं, टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड देन अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन रियलाइज व्हाट वर्क्स फॉर यू. वाओ. सो दिस जर्नी, आज मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि आप डायरेक्ट शॉर्ट सेलिंग सीख लो. फॉर दैट यू विल हैव टू गो थ्रू द फुल जर्नी. आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, फिर आप एक पॉइंट पे पहुंचोगे जहां आपको पता चलेगा कि ये करना है या ये नहीं करना है, एंड व्हाट सूट्स यू. वाओ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ रियलिस्टिक आंसर. या और आई नो पीपल विल नॉट लाइक दिस आंसर, उनको तो नेक्स्ट वीक ही करना है. सो बेसिकली कोर लेयर में मेरे शॉर्ट सेलिंग है, जिससे मैं थीटा डीके उठाता हूँ. थीटा डीके, इसके बारे में समझ लेते हैं. थीटा डीके इज अ मोस्ट रेलेवेंट कॉन्सेप्ट इन ऑप्शंस. पर्टिकुलरली जो लोग ऑप्शंस बेचने का काम करते हैं, वो क्यों ऑप्शन बेचते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे एक्सपायरी डेट के पास में ऑप्शंस आएगा, वैसे वैसे उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा. किसी भी ऑप्शंस के अंदर में 2 कंपोनेंट होते हैं. एक उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, करेक्ट, और एक होता है टाइम वैल्यू. ये जो थीटा डीके है ना, ये टाइम वैल्यू के कारण धीरे 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 कम होता है. इसीलिए ऑप्शन सेलर को मज़ा आता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर कुछ भी नहीं हुआ और भाव वहीं का वहीं रह गया, तो प्रीमियम का जो टाइम वैल्यू है ये पूरा मैं खा जाऊंगा, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उतना ही रह जाएगा जितना उस अंडरलाइन का प्राइस है. तो किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटजी के अंदर में थीटा डीके is very very important concept for anyone to understand. Then we have tactical layer where I have added buying the options. Okay, so again people may say that these are 2 different strategies. Yep. I have incorporated into one. Oh, interesting. Okay, and how I have incorporated I will discuss it further. So tactical में options buying करते हैं to gain the momentum, because sometimes what happens, selling नहीं चलता and you get some outliers move, तो वो capture करने के लिए. And then the most important layer is risk layer. आप
स्ट्रेटजी में बाइंग करो, स्कैल्पिंग करो, पोजिशनल करो, जब तक रिस्क क्लियर नहीं है वो एक स्ट्रेटजी नहीं है. वाओ, ब्यूटीफुल. And when I say risk clear, it not only just has the static stop loss, but also your position sizing, how you would handle your drawdowns. All those things go into the risk clear. वाओ. So basically, this is how I have built my algo after years of learning. ये आपने कहीं किसी बुक के अंदर में ये देखा था क्या, कोर, टैक्टिकल और रिस्क लेयर? नहीं, ये आप ही का एक्सपीरियंस का ये स्ट्रक्चर बना है क्या? हाँ, बहुत ही ये- प्यारा स्ट्रक्चर है. मैं कभी यूज़ करूँगा तो मैं आपका क्रेडिट दूंगा आपको, बट डेफिनेटली मैं अपने जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ किसी को तो मैं यूज़ करूँगा इसको. जी, ब्यूटीफुल बिल्कुल, स्ट्रक्चर. बिल्कुल. So let's go one by one. What goes into each layer and how I have designed the strategy. So as I said, in the core layer, I do selling. So in selling, everybody is aware of 920 straddle. हर किसी ने किया हुआ है, right? So it is just a version of it. So बस आपको अपने हिसाब से थोड़े पैरामीटर्स ट्वीक करने होते हैं that suits you. What you think that would work in markets, right? So for me, I sell at the money straddle at the open. Again, the time is not important whether you do it at 918, 920, 925. That depends on you, right? And I don't keep a fixed stop loss on it initially. I'll just shift the straddle along with the markets. So the first strike that I change, say suppose if Nifty is at 25,000 और मैंने straddle open किया 25,000 पे, तो the first strike change that would happen would be based on how much premium I'm getting on that day. तो अगर at the money का total premium मेरे को 200 रुपये मिल रहा है तो I'll based on my view कि आज कंजर्वेटिव रहना है या आज एग्रेसिव रहना है, अराउंड दिस प्रीमियम आई विल चेंज माई फर्स्ट स्ट्राइक सो दैट I don't get into too much of losses, but again I give enough room for the markets to move here and there, and then if it goes beyond that limit मैं अपना straddle shift करके उस पोजीशन पे चला जाऊँ. एग्जाम्पल लेते हैं कि 25,000 का आपने स्ट्रेडल बेचा, अब मार्केट चला गया 25,800. 25,800, 24,000, sorry, 24,800. तो अगर उस दिन का मेरे को प्रीमियम, टोटल प्रीमियम 200 मिला है, तो आई विल कीप इट अराउंड दैट 220, 170 एज अ स्टॉप लॉस, एज अ स्ट्राइक चेंज. सो स्पॉट वहाँ से अगर 170 पॉइंट्स दूर चला गया या 220 पॉइंट्स दूर चला गया, ओके, तो आई विल शिफ्ट माई स्ट्रेडल. अच्छा. सो दैट व्हाट हैपेंस इज डेफिनेटली जो फर्स्ट स्ट्रेडल क्लोज किया उस पे आई एम मेकिंग लॉस, बट आई एम स्टिल इन द मार्केट्स, राइट. and on top of it I already have a fixed stop loss in money terms on this particular straddle. Okay. So the shifting happens till the max loss is hit. अच्छा, ठीक है. तो और जब आप स्ट्रेडल इनिशिएट करेंगे तो आप स्ट्रेडल को ही पूरा ही क्लोज करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने एक लेग क्लोज कर दिया, एक लेग को ओपन रख लिया. Again, as I said, this is just a variation of 920 straddle. कुछ लोग stop loss रखते हैं एक लेग का, दूसरे को कॉस्ट पे ले आते हैं. So it all depends and everything works. मैंने जो देखा है, आपको जो समझ आता है आप वो करिए. ये पैरामीटर्स मेरे लिए काम करते हैं, शायद आपके लिए ना करते हो, तो इट डिपेंड्स. एंड अगेन एज आई सेड कि द शिफ्टिंग ऑल्सो इज नॉट वेरी फिक्स्ड. आई डिसाइड ऑन द वे द मार्केट्स आर. आज अगर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और रिस्क प्रीमियम ज़्यादा है तो आई विल गिव मोर रूम. अगर मुझे लगता है कि नहीं, थोड़े से मूव में ही मुझे लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो आई विल कीप इट कंजर्वेटिव. ओके. So as I said, the adjustments are based on the straddle's total premium, right? Then this is how the first leg works. Then on an expiry, I run it on non-expiries and expiries weekly. So on expiries, in the second half, premiums बहुत कम हो जाते हैं, right? तो say suppose निफ्टी का straddle अगर open हुआ था 120 और अब 1:30-2 बज गए हैं and the total straddle premium is at 70 or 80. So now the minimum strike change is 50, right? And I don't want to go into that much because एक तरफ का 20-30 रुपए का प्रीमियम है और मैं अगर 50 तक रुकूंगा तो I'll get into more losses. So what I generally do is I'll have a fixed number कि इससे straddle अगर नीचे जाता है तो I'll stop shifting the straddle, rather I'll have a combined SL. Okay. So say suppose on Nifty अगर 60 से नीचे गया प्रीमियम, टोटल प्रीमियम, देन आई स्टॉप शिफ्टिंग द स्ट्रेडल और मैं उसको कंबाइन एसएल रख देता हूँ 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का. सो इफ इट गोज एट 80, 90, विच एवर लेग हिट्स, देन आई एक्सिट.
So this is for low premium management. This is generally when you enter into the second phase of expiry. Which is after 2 o'clock. After 2 o'clock. Generally it is 1:32. But do you keep positions after 2 o'clock? Yes, I do. Because But ये जो manipulations वगैरह है उसके अंदर पैसे लगे होंगे फिर आपके? again, yeah, true. So abhi recently I'm not trading since January just because of news based volatility and a lot of manipulations happening in the markets. Even last year when Jane Street saga was happening, that time also it was very difficult. Okay. तो फिर आपने नया कुछ स्ट्रेटजी नहीं बनाया? बिकॉज ये मैनिपुलेशन से वॉलेटिलिटी तो रह सकती है मार्केट में. तो अब आपका ना जो मेन कोर थीम है वो आप क्या करोगे मार्केट में? या तो आप ऑप्शन बाय करोगे या ऑप्शन सेल करोगे. उसके अलावा और कुछ है नहीं. अगेन इफ यू आर एन ऑप्शन बायर सेलर, ठीक है, आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आप फ्यूचर करोगे, आप पोजिशनल करते हो. पर अगर ऑप्शंस में अगर हम ऑप्शन बेच नहीं सकते हैं तो फिर क्या करेंगे जिससे स्ट्रेटजी बनेगी, या क्या करेंगे? इवन अगर बाइंग भी करनी है, हमें ऑप्शन बाइंग भी करनी है, तो कुछ तो सेटअप होगा. इवन दो मैनिपुलेशन है, जैसे अभी काफ़ी टाइम से बहुत ट्रेंडिंग मार्केट्स नहीं आए हैं अनटिल अनलेस देयर वाज एनी न्यूज़. तो इवन ट्रेंड फॉलोइंग भी इतना अच्छे से नहीं चल पा रहा था. पर अगर आप पॉज लेके सोचो, बड़ा पिक्चर सोचो कि अगर ये नहीं चलेगा तो क्या चलेगा. तो फिर आप अभी कर क्यों नहीं रहे ट्रेड? Again, as I said, this is news-based volatility totally. Okay. एक tweet पे it reacts, overreacts everything, and even tweets भी manipulative हैं. Tweet किया कुछ और जाता है, उसका reaction कुछ और आता है, insider trading हो रही है. I'm not sure what exactly is going behind the scenes, but then I could sense it. पर ये तो पूरा साल रह सकता है ऐसे, तो अब 1 साल तक ट्रेड नहीं करेंगे? क्योंकि मैं 1 साल के लिए आया ही नहीं हूँ. मैं अगर इतना टाइम दिया है, अगर इसमें काम करना है तो लंबी सोच तो रखनी ही पड़ेगी. 1 आध साल इज़ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इफ़ यू सी लॉन्ग टर्म. अगर मैं 20 साल का हॉराइजन देखता हूँ तो ये 1 साल कहीं नहीं दिखेगा मेरे को. तो खर्चा आपका अगर सब रेवेन्यू नहीं हो रहा है और आप ट्रेड नहीं कर रहे तो रेवेन्यू नहीं आएगा. करेक्ट. तो खर्चा कैसे मीट होगा? वही बात है कि जैसे मैंने बताया कि मैं अभी IT में हूँ, तो आई हैव अ पैरेलल इनकम. तो I cannot see it doing it all alone, at least for now. और आपका पैसा एनीवेज ये मार्जिन का पैसा कहीं ना कहीं तो पड़ा हुआ है, उसमें कुछ तो आ ही रहा है आपके, चाहे वो FD है चाहे मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो किए हुए हैं, उनको प्लेज करके आई एम डूइंग दिस स्ट्रेटजी. तो बेसिकली बिकॉज योर लाइवलीहुड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस, यू कैन अफोर्ड टू नॉट ट्रेड व्हेन यू आर नॉट श्योर ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बस जिसको घर चलाना है, इससे वो घर चलाना है तो आपको अलग अप्रोच रखना पड़ेगा. आपको एक्सपेंसेस उतने मैनेज रखने पड़ेंगे, या तो फैमिली में आपके स्पाउस या कुछ कोई वो काम कर रहे हैं तो आपको, क्योंकि अगर पैसे का बर्डन आया ना, यू कैन नॉट ट्रेड इट प्रॉपरली. करेक्ट. क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि आज मेरे को 2000-5000 घर ले जाना है, तो वो जो प्रेशर हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको पैसा देने के लिए नहीं बैठा तो उसको नहीं पता कि आपका घर का खर्चा कितना है. That's true. So again, if somebody is doing it all alone, and मैंने जिन ट्रेडर्स को देखा है, एक बार आप एक थ्रेशोल्ड से बाहर चले जाते हैं, आपका कैपिटल उतना ग्रो हो जाता है, देन यू डाइवर्सिफाई इनटू मल्टीपल अदर थिंग्स एज वेल. अगर आप स्ट्रैटेजी भी कर रहे हैं तो आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज करेंगे सो दैट इट इज़ डाइवर्सिफाइड. यू वुड वांट लेस रिटर्न्स बट लेस रिस्क एज वेल. समझ गया मैं. तो साइकोलॉजिकली अपने आप को तैयार करना और साइकोलॉजिकल सेटअप भी क्रिएट करना ज़रूरी है बिफोर थिंकिंग अबाउट द ट्रेड सेटअप. अगर ट्रेड नहीं करना, ये कितना बड़ा डिसीजन है. ट्रेड नहीं करना सबसे लास्ट में मैंने सीखा है. अच्छा. और वो भी पिछले साल जेन स्ट्रीट की वजह से जो भी मैनिपुलेशन और जो मूवमेंट्स हो रहे थे. हाँ. Even I was not aware during that time, and I was just following कि नहीं सिस्टम चलाना है, सिस्टम फॉलो करना है, बिकॉज रूल बुक तो यही कहती है कि डिसिप्लिन से बस चला रखो विदाउट लुकिंग इनटू व्हाट इज गोइंग इनटू द P&L, whether it is profit or loss. पर अंडरस्टैंडिंग दैट द मार्केट regime is changing is also very important. कि आपकी स्ट्रेटजी हमेशा नहीं चलेगी, तो आपको ये समझना है कि कब नहीं चलेगी, कब रेजीम चेंज आ रहा है, व्हेन यू हैव टू स्टेप बैक. बिकॉज हर टाइम हर कोई पैसा नहीं बना सकता. इवन इक्विटीज़ इफ़ यू सी,
2020 से रन अप आया, बुल रन आया, हर किसी ने पैसा बनाया। अभी पिछले 1.5-2 साल से इट हैज स्लोड डाउन। तो ये टाइम नहीं है पैसा बनाने का, ये टाइम एक्यूमुलेट करने का है। सो कैन यू कंटिन्यू विथ अ वेरी स्मॉल पोजीशन जस्ट बिकॉज आपको कंटिन्यू करना है, नहीं तो मार्केट से आउट होने पे फिर वो फीलिंग आती है ना कि मैं तो मार्केट से आउट ही हो गया पूरा। Correct. तो मे बी जो जहाँ पोजीशन 100 लॉट ले रहे होंगे यहाँ अभी अब 2-3 लॉट से करेंगे कि हल्का हल्का करते रहो काम को। हाँ, ऑफ कोर्स आपको 1-2 लॉट से ट्रेड करते रहना चाहिए, जस्ट बिकॉज आप जुड़े रहेंगे मार्केट से तो ही आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। एंड इवन इफ यू आर नॉट ट्रेडिंग तो यू कैन डू पेपर ट्रेडिंग, लाइक अब अल्गो आ गए हैं जिसमें ऑप्शन हैं, आप पेपर ट्रेड ऑप्शन सेलेक्ट कर लो तो पूरा सेटअप वैसे ही चलेगा, ऑर्डर्स प्लेस नहीं होंगे। सो यू गेट टू नो व्हाट इज़ गोइंग थ्रू। तो इस तरीके से आप डिस्कनेक्ट नहीं होते मार्केट से। Got it. So coming back, we discussed के लो प्रीमियम्स है तो हम कैसे चेंज करते हैं। Then there is additional thing that I have placed कि कई बार होता है कि स्ट्रैडल हमने सुबह बेचा है, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से अभी मूव आने वाला है, यहाँ से प्रीमियम्स बढ़ने वाले हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर इट वॉज द राइट टाइम और नॉट। तो एक एंट्री प्राइस अगर गलत मार्केट बोल रहा है कि ये गलत है, ठीक है, तो व्हाट वी डू इज़ वी एंटर एट अ हायर प्राइस जस्ट टू टेक एन एडिशनल एंट्री। देखते हैं कि ये एंट्री प्राइस सही है सो दैट वी एवरेज आउट द प्राइस एज वेल। तो आई एंटर इन टू दैट सेम स्ट्रैडल, द ओरिजिनल स्ट्रैडल, से सपोज 24,000 पे मार्केट था, 25,000 पे, तो फर्स्ट स्ट्रैडल 25,000 पे था, अभी 24,800 आ गया, प्रीमियम्स बढ़ गए। तो आई जब पोजीशन बनाते हैं उससे पहले ही आई पुट इन द पैरामीटर्स दैट total combined premium, say suppose if it goes by 20%, then I enter this straddle again. So I'll add that position into that. In the new strike straddle, मतलब 25,000 का पहले क्या हुआ, अब 24,800 का नहीं, 25,000 पे ही जाऊँगा। दिस इज जस्ट कि अगर मार्केट ने एक स्पाइक दिया है या अननेसेसरी स्ट्रेच है एंड इट इज़ गोइंग टू मीन रिवर्ट, तो मैं हायर प्रीमियम पे भी एंटर हुआ था एंड अगैन द डेल्टा इज गोइंग टू बी इन माई फेवर। अगर मार्केट रिवर्स होता है तो I'll cover up the losses and also I'll add up to the position. बड़े तो लॉस में एवरेजिंग करने वाली बात हो गई। Again, this depends upon आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। मैं उस पोजीशन को तब तक लॉस में नहीं मानता हूँ जब तक वो लॉजिकली इनकरेक्ट नहीं हो जाता। अगर 200 पॉइंट मेरा कंजर्वेटिव माइंड था, आज मैंने 200 का प्रीमियम रखा था, ठीक है, उस पर मैंने 20% पे मैं एंटर हो रहा था, हो सकता है 20 की जगह मार्केट 40% जाके अभी रिवर्स होता, तो वो मुझे नहीं पता। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं 2 और एडिशनल स्ट्रैडल्स, एक 20-25% अप पे और एक 50% अप पे मैं एंटर करता हूँ। अगेन डिपेंड्स ऑन द प्रीमियम एज वेल। अगर एक्सपायरी है, जैसे बीच में बहुत कम प्रीमियम्स थे निफ्टी पे, तो आई विल कीप इट टू 100%, 200% के 70-80 का प्रीमियम है तो एटलीस्ट 160 का मिले तो आई विल एंटर अगेन। Again, on that straddle, the same rules apply that we have to shift the straddle if it goes beyond the stretch. तो उसमें भी I'll decide के I'll have to see कि ये प्रीमियम पे ये एंट्री होगी से सपोज 300 पॉइंट दूर, तो I'll keep a strike change at 400 points. तो जब ओरिजिनल स्ट्रैडल 400 पॉइंट दूर चला जाएगा तो I'll shift this straddle as well. एक्चुअली मुझे आपको डेटा के साथ बताना पड़ेगा, मैं समझ पा रहा हूँ पर थोड़ा डेटा और दिखेगा तो क्लैरिटी हो जाएगा। आर वी गोइंग टू डिस्कस सम डेटा ओरिएंटेड आल्सो? यस, I'll show my setup. हाँ, उससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। या तो ये एक एडिशनल लेयर हो गया जो मीन रिवर्जन के लिए मैंने डाला हुआ है। सो बेसिकली आई एम सेइंग कि एक बार एंटर हुए, मार्केट ने गलत प्रूव किया, दूसरी बार एंटर हुए, तीसरी बार एंटर, तीनों बार अगर गलत प्रूव है तो ठीक है, एक्सेप्ट द लॉस एंड दैट लॉस इज अगेन इन माय कैपेसिटी लिमिट। ओके, तो कैपिटल का X% लॉस आपने डिफाइन कर लिया कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद अगर एवरेजिंग कर भी रहे हैं अपने तो कोई वांधा नहीं, बिकॉज अपन लोग ने तो लिमिट अपना एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफाइन कर रखा है। ठीक, दिस अगेन अगर आप कह रहे हो कि लॉस में एवरेजिंग करने वाली बात हो गई तो आई डिप्लॉय ओनली 1/3 ऑफ माई कैपिटल इनिशियली। ओके, तो अगर मेरे पास पूरा कैपिटल है तो आई डोंट डिप्लॉय इट, क्योंकि वहाँ मेरे को रिस्क है। तो दिस इज काइंड ऑफ एवरेजिंग मे बी इन लॉस बट देन not taking position at once. So I stagger my position and then I enter. So now comes the tactical layer. So basically यहाँ पे हम buying करते हैं,
एंड टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई फील इज के बाइंग में आपको एंट्री पॉइंट और मोमेंटम दोनों साथ में चाहिए. अदरवाइज इवन डायरेक्शन 5 मिनट बाद भी सही होता है तो आप आउट हो सकते हैं मार्केट से. तो आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट नथिंग हैज़ वर्कड. सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने मेरे PNL के साथ इसको अटैच किया है बाइंग को. तो व्हाट आई डू इज़ कि जिस पॉइंट पे मुझे लगे कि अब सेलिंग वाला दिन नहीं लग रहा, आज तो मार्केट ने तीनों स्ट्रेडल में गलत प्रूव कर दिया है, तो एक रेंज के बाद आई विल स्टार्ट बाइंग. दैट इज ऑल्सो ग्रेजुअल. सो आई इनिशिएट वेरी स्मॉल पोजिशन and then I pyramid into that position if it goes into my favor. बट ये सब एल्गो में कैसे लिख रहे हैं आप? क्योंकि आप तो एल्गो की बात कर रहे थे, ये तो डिस्क्रिशनरी है थॉट. पैरामीटर्स सब कुछ है. इनपुट में सुबह मुझे बताना पड़ता है कि मुझे किस लेवल पे बाइंग शुरू करना है, किस लेवल पे स्ट्रेडल शिफ्ट करना है. दैट पैरामीटर्स आर इनटू माय कंट्रोल. तो एज आई सेड कि मार्केट से पहले आई डिसाइड एवरीथिंग कि मुझे कॉन्टेक्स्ट क्या लग रहा है, आज वॉलेटिलिटी है, आज कोई न्यूज़ है, तो आई विल सेट अप माई पैरामीटर्स. और एक बार सेटअप कर दिया फिर मार्केट ने जो भी मूव दिया आई एक्सेप्ट इट. ओके, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है इसको लेके कि जो ट्रांजिशन है सेलिंग से बाइंग की तरफ जो आप मूव कर रहे हैं, इसको मैं ऑब्जेक्टिवली कैसे सोचूं? क्योंकि ये अगेन हो गया कि आपको लग रहा है कि मार्केट उल्टा हो गया है, रिजीम चेंज हो गया है, तो मुझे लेके काम करना चाहिए. बट वो लग रहा है इज़ अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि आपको जो लग रहा है हो सकता है मुझे नहीं लग रहा हो. ऑफ कोर्स. तो एज आई सेड कि बाइंग के भी बहुत सारे सेटअप्स हैं. किसी के लिए कोई इंडिकेटर काम करता है, किसी के लिए कोई चार्ट पैटर्न काम करता है. व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ कि मैं उन पे ज़्यादा ट्रेड कर नहीं पाता हूँ. तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि जो मुझे कंफर्ट दे पाए. ओके, जैसे मेरा PNL अगर गलत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सेलिंग से अगर आप सिर्फ सेलिंग ही कर रहे हो 12 में नहीं, तो हो सकता है कि आप नॉमिनल रिटर्न्स ही बनाओ 12, 15, 20% जो मार्केट्स में मिलेगा. पर आउटलियर मूव कभी आते हैं तो वो अगर आप बाइंग से कैप्चर कर पाओ. एंड अगेन अगर आप नोटिस करोगे एक्सपायरी पे 400 पॉइंट का मूव स्ट्रेट फॉरवर्ड, नोबडी प्रिडिक्टेड, नो डेटा शोड, तो वो किसी भी इंडिकेटर से वो पता चल नहीं पाता है. तो व्हाट आई हैव डन इज जस्ट गोइंग बाय द प्रोबेबिलिटी के ठीक है, अगर यहाँ सेलिंग काम नहीं कर रही है तो हो सकता है यहाँ से आउटलियर दिन बन सकता है. नहीं बनेगा तो आई हैव वेरी लिमिटेड SL. बट अगर बन गया एंड इट गोज इनटू माय फेवर देन आई पिरामिड इनटू दैट पोजीशन. वो 3 बार आप सेलिंग का ट्रेड ट्राई करेंगे, उसमें ऑब्वियसली आपका कैपिटल का रिस्क आपने डिफाइन कर दिया कि इतना परसेंटेज ऑफ कैपिटल जाएगा तो मैं, और उसके बाद आप वापस बाइंग में जाएंगे और फिर बाइंग में पैसा बनेगा. ये बहुत मुझे स्ट्रेच लग रहा है पूरा डिस्कशन. करेक्ट, ये है. ये टेक्निकल लेयर कैसे आप ट्रिगर करते हैं ये मुझे रियल में दिखाइएगा कि कैसे कब ट्रिगर हुआ. अगर कोई एग्जांपल देख सकते हो तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज ये ऐसा लग रहा है कि सेलिंग में पैसा नहीं बना तो मैं बायर बन गया और मैं बायर में पैसा बना दूंगा, तो थ्योरेटिकल लग रहा है मुझे थोड़ा. ओके, तो आपसे और कन्विंस होना पड़ेगा बिल्कुल कि कैसे आप इसमें ट्रांजिशन करके पैसा बनाए हैं और रिटर्न आपका इनहेंस हुआ है. तो ये एक लेयर है बाइंग में. दूसरा एक एडिशनल स्कैल्पिंग लेयर है इसमें विच आई फेल्ट नीड, जो बाद में आया कि हो सकता है सेलिंग 3 बार फेल हुआ, हो सकता है उस टाइम पे बाइंग भी वहाँ से फेल हो जाए, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए. अगेन इट कैन हैपन. तो आई गो इनटू द मैक्सिमम लॉस. तो ऐसे दिन भी आते हैं और आए भी हैं. तो स्कैल्पिंग एक ऐसा चीज़ है कि मेरा ओवरऑल नेट डेल्टा ऑफ ओपन पोजीशंस उसके बेसिस पे ये एंटर होता है. तो से सपोज अगर सेलिंग चल रही है एंड मार्केट है स्ट्रेस्ड आउट, सेम एग्जांपल लेते हैं, 25,000 पे निफ्टी था, 24,800 आ गया, ठीक है. तो अभी मेरा नेट डेल्टा पॉजिटिव है, सॉरी नेट डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है. तो आई वांट टू ऐड डेल्टा टू इट. ये मेरे को बात बताइए, आप अभी सेलिंग में थे, ठीक है, कोर लेयर, अब टेक्निकल लेयर में आप बाइंग में आ गए, ठीक है. तो ये क्या प्रोसेस है? पहले सेलिंग ट्राई करेंगे, फिर बाइंग ट्राई करेंगे, फिर कुछ टाइम ट्राई करेंगे, या ये आपका आप मल्टीपल पोर्टफोलियो रन कर रहे हैं, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रन कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली है? अगर आप ऐसे देखें तो इसको अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो ये इंडिविजुअली अलग अलग स्ट्रेटजीज ही हो गई. कि सेलिंग अलग है,
बाइंग अलग है. दे रन इंडिपेंडेंटली, बट वाई आई सेड दे आर ओवरलैपिंग इज बिकॉज ऑफ माई PNL. तो मैंने इनको ऐसे मर्ज कर रखा है कि मेरा PNL मुझे जो एडजस्ट हो पाता है, मुझे जो स्मूदन चाहिए, उस हिसाब से ये लेयर्स चलते हैं. ओह, तो टेक्टिकल लेयर का मतलब हो गया आप अपना PNL को अपना कंफर्ट के हिसाब से स्मूथनिंग कर रहे हैं. टेक्टिकली आई एम एडजस्टिंग. बेसिकली यू आर हेजिंग योरसेल्फ बाय रनिंग 2-3 स्ट्रैटेजीज पैरेलली, बिकॉज मार्केट रिजीम अचानक से चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा. तो आपने इसीलिए एक लेयर डाल रखा है टेक्टिकल की, नया मार्केट रिजीम के हिसाब से मेरा स्ट्रैटेजी नया रेडी रहे हमेशा. और ये एल्गो डिसाइड करता है. एल्गो डिसाइड करता है. ये पूरा एल्गो डिसाइड करता है कि मार्केट रिजीम चेंज हो गया, अब इसको ट्रिगर कर दो. नहीं, जैसे पैरामीटर्स मुझे ही डालने हैं. तो अगर बाइंग का लेवल मुझे डिसाइड करना है, हाँ. तो आई विल सी के वीकली हाई लो क्या है, अच्छा, प्रीवियस डे लो हाई क्या है, कोई अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है कहीं पे, तो आई विल सी कि वहाँ पे अगर उस लेवल पे कंजेशन है, अच्छा, तो उससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे अगर पुट बाय कर रहा हूँ, तो आई विल कीप माई बाइंग लेयर देयर. बिकॉज अगर वहाँ से अगर चला तो मोमेंटम आ सकता है. हाँ. क्योंकि वहाँ तक तो ठीक है, हो सकता है चॉपी हो, सेलिंग वाला ही मार्केट है. जब हम बोलते हैं कि 70% मार्केट स्टेज इन अ रेंज, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि चॉपी रहेगा. पर एक लेवल के बाद लोगों के स्टॉप लॉसेस कटेंगे. जो स्ट्रैडल बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस होगा 20, 25, 50. तो एक लेवल के बाद वो सारे इनवैलिडेट होंगे. तो वहाँ पे जो फ्रेश बायर्स भी बैठे हैं मोमेंटम क्रिएट करने के लिए, और जो सेलिंग के भी स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तो वो आपको एक छोटा ही पर मोमेंटम क्रिएट करेंगे. तो वहाँ पे हम बाइंग ऐड करते हैं. तो हो सकता है कि मेरा सेलिंग लेयर चल ही रहा है, सेलिंग में मैं 24,800 पे स्ट्रैडल पे हूँ, पर वहाँ पे मेरा एक बाय पोजीशन भी ऐड हो गया है. बहुत अच्छे. अब मुझे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, और मैं अपने लर्नर्स को बता देता हूँ कि देखिए इन्होंने बहुत ही प्यारा काम किया है. मैंने पहले समझ नहीं पा रहा था, पर इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा, फिर पता लगा बहुत प्यारा काम किया है कि उन्होंने अपना कोर स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर दिया कि ये मेरा कोर है. अब हो सकता है किसी के लिए बाइंग कोर हो, इन्होंने अपना सेलिंग कोर बना दिया और एक लेयर डाल दिया इसके ऊपर वे कि अगर वो सेलिंग वाला किसी रीज़न से या मार्केट रिजीम चेंज होता उस रीज़न से, तो मेरा बाइंग स्ट्रैटेजी अपने आप ही ट्रिगर कर जाएगा और पैरेलली 2 स्ट्रैटेजी चलते रहेंगे. 2 और उसके बाद और कुछ भी है. उसके बाद एक और चीज़ है स्कैल्पिंग. अच्छा. सो व्हेन आई से स्कैल्पिंग, तो सिमिलर टू बाइंग, बट पोजीशन साइज छोटी है और उसका ड्यूरेशन छोटा है. अच्छा. तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि आई हैव एडेड अ बिट ऑफ फिल्टरिंग, कि क्योंकि स्कैल्पिंग के सिग्नल्स अदरवाइज बहुत ज़्यादा आएंगे. तो व्हाट आई हैव डन इज नेट डेल्टा ऑफ माई ओवरऑल ओपन पोजीशंस आई कैलकुलेट. अगर नेट डेल्टा पॉजिटिव है, एक थ्रेशोल्ड मैंने दे दिया है कि ओवरऑल से सपोज मेरे नेट डेल्टा पोजीशन के 100 और -100, 100 से बाहर जाता है तो स्कैल्पिंग एक्टिवेट होना चाहिए, -100 से नीचे जाता है तो एक्टिवेट होना चाहिए. उसके बीच में स्कैल्पिंग काम नहीं करेगा. वाओ, इंटरेस्टिंग. ये सारा हम लोग आपका सॉफ्टवेयर या कुछ टूल होगा उसमें देखेंगे. बिल्कुल दिखाएंगे. लवली लवली, बहुत प्यारा है, मज़ा आ रहा है सुन के. तो इसमें क्या होता है कि से सपोज सेलिंग चलाइए, अब मार्केट दूर चला गया मेरे स्पॉट से, तो मेरा डेल्टा रेंज थ्रेशोल्ड ब्रीच हो गया. तो अब अगर वापस आएगा मार्केट तो मेरा सेलिंग में मेरे को वापस फेवर हो जाएगा. पर अगर यहीं से एक्सटेंड हो गया तो यहाँ पे मेरा स्कैल्पिंग लेयर ऐड होके और स्कैल्पिंग उस डायरेक्शन में ट्रेड लेगा. रिवर्स होगा वहाँ पे नहीं लेगा, बिकॉज मेरा से सपोज 25,000 पे निफ्टी है, 24,800 गया, ठीक है. तो अब माई पोजीशन इज नेट डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि मैंने पुट स्ट्रैडल बेचा हुआ है और मार्केट नीचे चला गया है. तो आई वांट मार्केट अगर वापस आएगा 25,000 तो आई विल मेक मनी. तो दिस इज नेट डेल्टा, ठीक है. तो मेरा डेल्टा पॉजिटिव है, तो मेरे को इसको नेगेटिव करना है, तो मैं पुट लूंगा. अच्छा अच्छा. तो 24,800 से और नीचे गया तो उस डायरेक्शन में स्कैल्पिंग एक्टिवेटेड रहेगा. वापस आएगा तो स्कैल्पिंग नहीं काम करेगा. इसको गामा स्कैल्पिंग, इसको बोलते हैं ना, गामा स्कैल्पिंग बोलते हैं ना. करेक्ट. गामा क्या है? तो पहले हमने थीटा के बारे में बात की थी, अब गामा के बारे में समझते हैं. गामा इज बेसिकली जो डेल्टा है, डेल्टा कितना चेंज होगा, जितना अंडरलाइन चेंज होगा उसको गामा रिप्रेजेंट करता है. इसको साफ भाषा में बात करें कि अगर आप नेट में आप ऑप्शंस कमाना चाह रहे हैं प्रीमियम सेल करके, तो आप नेट गामा शॉर्ट हैं. और अगर आप नेट में ऑप्शन बायर हैं, आप कमाई करना चाह रहे हैं ऑप्शंस को बाइंग करके,
तब आप नेट गामा लॉन्ग है। तो जो स्ट्रैटेजी बेस काम करते हैं ना, फॉर देम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो गामा को ट्रैक करें। और जनरली इंट्राडे एक्टिव ट्रेडिंग जो काम करते हैं वो गामा स्कैल्पिंग भी करते हैं। मतलब जहां उनको लगता है कि गामा न्यूट्रल हो रहा है या गामा पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो वो एक्टिवली गामा को यूज़ करके अपने पोजीशन को मैनेज करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि अंडरलाइंग से अगर कोई भी रिस्क ओरिजिनेट होता है डेल्टा के कारण, वो गामा मैनेजमेंट से उसको नलिफाई कर दिया जाता है। तो अगर आप सारे ग्रीक्स भी जोड़ोगे तो सब दिखेगा इसमें, बट अगर ये बेसिक अगर इस सेंस से भी देखें तो ये सारा फिर जब बैठा सिस्टम में तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये गामा भी सेट हो रहा है, डेल्टा भी सेट हो रहा है, थीटा भी हो रहा है, देन यू कैन रिलेट। बट अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ जाए कि क्या करना है, तो स्कैल्पिंग मेरा इस तरीके से ऐड हुआ है। सही है। अब इसके बाद स्कैल्पिंग में थोड़े मैंने फिल्टर्स डाले हैं क्योंकि स्कैल्पिंग के सिग्नल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, एंड अगेन बिकॉज ऑफ ब्रोकरेज एंड चार्जेस, तो वो बहुत ज़्यादा ईटअप हो रहा था और वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा था। तो मैंने इसमें 2 चीज़ें डाली है। एक मोमेंटम के लिए मैकडी देखा है, 2 मिनट्स 3 मिनट्स का मैं मैकडी हिस्टोग्राम देखता हूँ, क्रॉस ओवर होता है तो आई विल बाय। और दूसरा एक है कि जो भी ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, से सर कॉल साइड या पुट साइड, वो अपने वीवैप से ऊपर होना चाहिए उसका प्राइस। ओके। क्योंकि अगर वीवैप से नीचे है दैट मीन्स कि वो उसको सेलिंग कर ही रहे हैं लोग उस प्राइस से नीचे। तो वीवैप से ऊपर होगा तो ही उसमें मोमेंटम होगा और मैकडी भी उसको फेवर करेगा। और स्कैल्पिंग हमेशा लेके करते हो फर्स्ट, चाहे पुट ले रहे हो चाहे कॉल ले रहे हो, लेके पहले काम कर रहे हो स्कैल्पिंग में? लेके मतलब पहले बाई कर रहे हो? हाँ। स्कैल्पिंग जरूरी नहीं होता कि बाई करना होता है, पहले सेल भी कर सकते हैं। बट आप बोल रहे हो मैं या तो कॉल लूंगा या पुट लूंगा, डिपेंड्स अपॉन द डेल्टा। करेक्ट। और ये जो टैक्टिकल लेयर में इफ़ यू नोटिस के सारा बाइंग ही है। हाँ वही तो, क्योंकि मेजर जो मेरा मार्जिन है वो सेलिंग में मैं यूज़ कर लेता हूँ। बाइंग के लिए थोड़ा सा जो चाहिए, जो टेक्निकली एडजस्टमेंट के लिए मुझे चाहिए, तो वो मैंने इसलिए सिर्फ बाइंग ही रखा है इधर। बहुत अच्छे जी। ये सब जो आप बातें कर रहे हो ना, ये केवल वो आदमी समझ सकता है जो मार्केट में समय बिताया हुआ है। जैसे फर्स्ट टाइम कोई बंदा ये इस वीडियो देख रहा होगा ना, जिसको मार्केट का समझ नहीं है, ऑप्शंस का रियल समझ नहीं है ना, वो लॉस्ट हो गया होगा अभी कि ये लोग क्या भाषा में बात करने लग गए। बट क्योंकि हम लोग इतना साल से कर रहे हैं, ऑप्शंस को इतना अलग अलग तरीके से डीपली देखा ना, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप टैक्टिकल लेयर में आप बायर क्यों बने। तो स्कैल्पिंग में भी अगेन सेम, अगर वो मेरे फेवर में चलता है तो आई पिरामिड इनटू दैट पोजीशन। ठीक है, बट वो तो शॉर्ट टर्म पिरामिडिंग है, शॉर्ट टर्म। बट अगेन क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके डालता हूँ। से सपोज ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 2 लॉट्स, देन आई विल ऐड 10 लॉट्स। बट उसके एसएल में ऐसे ट्रेल करता हूँ कि मेरा नेक्स्ट पिरामिडिंग में उतना ही लॉस हो जो फर्स्ट में कमाया था। बट ये पोर्टफोलियो लेवल पे डेल्टा चेकिंग कर रहा है, करेक्ट? क्योंकि स्कैल्पिंग आप पोर्टफोलियो लेवल पे कर रहे हो एक तो पोर्टफोलियो लेवल मतलब क्या हुआ? आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो ना? हाँ। स्टॉक्स में तो नहीं करते ना? निफ्टी सेंसेक्स। तो निफ्टी का अलग फिर आप स्कैल्पिंग चलाओगे, सेंसेक्स का अलग स्कैल्पिंग चलाओगे। हाँ। अब ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना कि फर्म लेवल पे निफ्टी और सेंसेक्स का कोरिलेशनशिप देख के नेट पे मेरा क्या डेल्टा है? ये डाला हुआ लॉजिक कि निफ्टी का है तो निफ्टी का चेक करेगा नेट डेल्टा, उसके जितने भी पोजीशंस ओपन है। एंड अगेन बिकॉज आई एम ओनली रनिंग दिस स्ट्रेटजी, तो मुझे पता है और कोई पोजीशन नहीं होगी या मैं कुछ मैन्युअली ऐड नहीं कर रहा हूँ। एंड अगेन बिकॉज वो सॉफ्टवेयर से ही कैलकुलेट होता है कि जो सॉफ्टवेयर ने लेग्स डाले हैं तो वो उसके नेट डेल्टा कैलकुलेट कर लेता है। सही है। तो रियल टाइम में डेल्टा भी दिखता है कि कहाँ जा रहा है, तो एक थ्रेशोल्ड के बाद जाते ही स्कैल्पिंग एक्टिवेट हो जाता है। सुपर। नेक्स्ट। Now comes the last layer, that is the risk layer. This is the most important layer, risk layer. अब अगर मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था कि सारे लेयर्स ओवरलैपिंग है, हम ऐसे बाइफरकेट नहीं कर सकते कि क्या कोर क्या टेक्निकल, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे बात करूँगा कि एक होता है कि रिस्क मतलब आप स्टॉप लॉस डिफाइन कर लो, मैक्स लॉस डिफाइन कर लो। यहाँ पे मेरा रिस्क लेयर सारी लेयर्स पे काम कर रहा है। जो मैंने स्ट्राइक एडजस्टमेंट्स की, that is one way of managing my P&L without getting out of the markets. अगर मैं fixed SL ले लेता तो मैं आउट हो जाता, but I'm doing strike adjustments. Then I'm also adding mean reversion straddle. That again is one way of adjusting my risk premium. Then on top of it I also have the fixed SL as well in money terms कि ये breach हुआ तो strike change भी बंद, combine SL भी बंद। सो ये सारे जो वो एक दिन का है,
कि आज का मेरा ये SL है, कैपिटल का सर्टेन परसेंटेज। करेक्ट। वो क्या है, वो मतलब सीधा स्क्वायर अप ऑल कर देता है क्या? मतलब दो है, जैसे अभी हम देखेंगे सिस्टम में, तो से सपोज मैंने सेलिंग का लेग डाला, तो उस इंडिविजुअल लेग पे भी मैं मैक्स लॉस सेट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने 3 स्ट्रैडल ओपन किए तो तीनों का इंडिविजुअल मैक्स लॉस भी रहेगा, और फिर ग्लोबल तो है ही, जो कि ओवरऑल सेलिंग, बाइंग, स्कैल्पिंग सब मिला के जो मैं लॉस लेना चाहता हूँ। और वो किल स्विच है एक, वो एक काइंड ऑफ किल स्विच है कि वो मेरा आज के लिए हो गया। हाँ, कि ये थ्रेशोल्ड खत्म। लाइफ में कितनी बार ये हुआ है वैसे, आज के लिए हो गया टाइप? हुआ है, बहुत बार हुआ है, बहुत कई बार बार हुआ है। तो 5 मिनट में हुआ है। अच्छा। 5 मिनट में दिन का लॉस एंड यू आर आउट। अच्छा, तो और आप फिर वो उस समय उसको एडजस्ट ही करते कि रुकते हैं थोड़ा और? नहीं, वो जब भी किया है गलती हुई है। इट्स लाइक दैट मॉर्निंग अलार्म क्लॉक, नो, कि टाइम हो गया तो उठो बस। बस। यू कांट से कि 15 मिनट और सो जाता हूँ। बस वही बात है। तो आगे बात करेंगे कि क्या क्या गलतियां भी की है। जी, ऐसा नहीं है कि सिस्टम है तो सब कुछ सही है। सही बात है। तो ये मैं डायनेमिकली रिस्क एडजस्ट करता हूँ, नॉट स्टैटिक, क्योंकि मैं समझता हूँ मार्केट जितना डायनेमिक हो गया है, इवन 920 स्ट्रैडल जब चला और उसके बाद अभी जो नहीं चलता है, उसका यही प्राइमरी रीज़न है कि सबको पता है कि 25-50 स्टॉप लॉस रखेंगे परसेंटेज में, लेग इधर से उधर ले आएंगे, ये वाला लेग हट गया तो दूसरा वाला ओपन रखेंगे, तो W वाले मार्केट्स आने लग गए। तो ये अलग अलग व्हाट हैपन्स इज, इवन चलो स्ट्राइक चेंज, मैंने बोला 200 के बाद आई विल चेंज माई स्ट्राइक। अगर वो इतना फास्ट मूव आया कि पहले 5 मिनट में ही 300 पॉइंट भाग गया मार्केट, तो मेरा ये 200 पे भी मैक्स लॉस हिट हो सकता है। तो दिस वे आई विल हैव डिफरेंट लेयर्स टू मैनेज माई रिस्क, कि सिर्फ 200 पे चेंज होने में किसी दिन 2 बजे जाके 200 पॉइंट आया मूव, तो मैं प्रॉफिट में भी स्ट्राइक चेंज हो रहा है। और किसी दिन अगर पहले ही 10 मिनट में आ गया तो ज़रूरत से ज़्यादा लॉस हो गया। तो इसलिए आपको ये तरीके से लॉसेस हैंडल करने पड़ेंगे, अलग अलग मैकेनिज्म होने चाहिए जिससे आप अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं। और जब आप एल्गो कर रहे हैं तो और आपको ऑब्जेक्टिफाई होना पड़ेगा, एकदम क्लैरिटी देना पड़ेगा एल्गो को। करेक्ट। ये सारी चीज़ें मैन्युअली शायद पॉसिबल नहीं है, और अगर मैन्युअली मैंने जब भी पहले मैं करता था, तो आप मेंटली कितना भी रख लो कि 50,000 मैक्स लॉस रख भी लिया है दिमाग में, वो 50,000 का 2 लाख तक पहुंच जाता है, आप फ्रीज हो जाते हो। तो सिस्टम है तो उसका फ़ायदा उठाए, जितने लेयर्स ऐड कर पाएँ, और अगेन वो लेयर्स ऐसे हों कि अननेसेसरी आप रिस्ट्रिक्ट मत करो। अब अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो उसका कोर रीज़न यही है कि मार्केट में प्रीमियम ज़्यादा है, वो प्रीमियम कम होना चाहिए। तो किसी रीज़न से ज़्यादा हो सकता है, वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो अगर आप फिक्स स्टॉप लॉस रखोगे तो आप बाहर ही हो जाओगे। तो आप एक तरीके से चांस दे रहे हो मार्केट को बार बार गलत प्रूव करने का, कि चलो एक बार स्ट्रैडल गलत हुआ, मीन रिवर्जन स्ट्रैडल गलत हुआ, बाइंग गलत हुआ, ठीक है, तो फिर भाई मैं हार गया आज। हाँ, सही है, आज मैं हार गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जैसे मैंने कहा, स्ट्रेटजी वाइज स्टॉप लॉस है, फिर एक ग्लोबल स्टॉप लॉस है जो सारी स्ट्रेटजीज का ओवरऑल टोटल है, कि वो मेरा फिक्स है कि इतना कैपिटल, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। जो लास्ट है ड्रॉडाउन थ्रेशोल्ड, वो मैंने अभी रिसेंटली सीखा है, क्योंकि पेपर पे 20% का ड्रॉडाउन देखा है, रियल में दैट 20 फील्स लाइक 80। वो आप उस फेज में इतनी ज़्यादा गलतियां करते हो मेंटली, तो देन आई रियलाइज कि 20% नहीं लिया जा रहा। अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स, कोई 50% में भी ओके, मैंने मेरे कैपिटल पे 20% पे भी आई वॉज नॉट ओके। तो व्हाट आई डिड इज कि अगर ड्रॉडाउन, आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा फ्रेम, कि से सपोज मेरे कैपिटल का 5%, जैसे अभी मैंने डिसाइड किया है 5% ड्रॉडाउन हिट होता है, तो आई विल हाफ माई साइज। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब रिजीम चेंज होते हैं, व्हेन यू आर इनटू इट, आपको तब नहीं समझ आता। जब जेन स्ट्रीट सागा हो रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। वो हो गया, न्यूज़ में आ गया, तब सब समझ आ गया, सारी पिक्चर क्लियर हो गई। पर तब तक आई वॉज जस्ट कीपिंग ऑन रनिंग माई सिस्टम, कि हाँ चलने दो। उसके बाद ही शायद आपने टैक्टिकल लेयर और रिस्क लेयर इनकॉर्पोरेट किया है। कई ऐसा feel चीज़ें हो रहा है मुझे। मैं इसके बाद शुरू करूँगा कि कैसे ये शुरू हुआ था कोर, एंड देन हाउ आई इवॉल्व्ड इट। तो ड्रॉडाउन में मेरा यही है कि 5% ड्रॉडाउन हिट होता है, आई विल हाफ माई पोजीशन, नेक्स्ट 5% आई हाफ माई पोजीशन। तो इवन इफ इट इज़ 20% ऑन पेपर, मेरा कैपिटल का 10% से भी कम लॉस रहेगा। तो इसमें मेरे पास ये टाइम मिल जाएगा कि अगर रिजीम चेंज है तो मुझे रियलाइजेशन का टाइम मिल जाएगा, समझ आ जाएगा कि कुछ तो नहीं चल रहा है। एक बार 5 हिट हुआ, दूसरी बार हिट हुआ,
तो पोजीशन साइज हाफ कर दो। पहले मैं बहुत एग्रेसिव था। आई यूज टू थिंक के लॉस हो रहा है तो डबल डाउन करके उसको रिकवर करो ना, बैठे क्यों रहना है। पर वो अप्रोच चला नहीं, तो आई हैड टू चेंज माई सेल्फ। सुपर। आई थिंक ये जो 60 मिनट्स हम लोग प्रॉब्ली कर चुके हैं अभी, है ना। जेन्युइनली बोलूं, इट्स अ मास्टर क्लास। बहुत ही ठंडे दिमाग से, शांति से आपने कई चीज़ें बताई, और ये जो बनाया ना आपने कोर, टेक्निकल और रिस्क लेयर, अगर एक एक ट्रेडर ये समझ जाए और अपने खुद का एक फ्रेमवर्क में इसको डाल दे, दिस इज ब्यूटीफुल। तो जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ हाउ द स्ट्रैटेजी इज़ करेंटली, बट अगेन हाउ इट इवॉल्व, तो मैं ले जाना चाहता हूँ आपको कहाँ कैसे ये शुरू हुआ था। yes, चलिए। तो जैसे मैंने कहा, मैं बहुत वेबिनार्स और सब कुछ देखता था। तो मेरा फोकस हमेशा से ये रहता था कि मेरे को तुम टेक्निकलिटी मत बताओ, तुम मुझे बस कंसेप्ट बताओ। मेरे को याद है 20-20, 25-25 घंटे का कंटेंट के बाद मेरे को 2 मिनट का कंटेंट मिलता था जो मेरे काम का था, बट उसके लिए वो 20 घंटा देना ज़रूरी था जी। वो 2 मिनट कहाँ से मिलेगा, यू नेवर नो। मैंने कितने बाइंग के वेबिनार्स देखे, कितने सेलिंग के देखे, किसी का रिस्क मैनेजमेंट का स्टाइल कुछ ऐसा है जो मुझे इनकॉर्पोरेट करने का लगा। तो वो चीज़ें ना, आप खुद से थोड़ा बहुत मार्केट सिखाएगा, पर अगर आप सिर्फ मार्केट से ही सीखने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से मैंने सबसे पहले एक कंसेप्ट सीखा था। आलोक दरिया करके एक हैं ट्रेडर, उनका मैंने वेबिनार देखा था। उसमें उन्होंने ऑप्शंस का बाइंग में पिरामिडिंग कैसे करते हैं वो उन्होंने दिखाया था। क्लासिक गामा मूव एक्सपायरी डे का, और प्रीमियम्स भी उस तरीके से, एंड द वे ही शोड दैट कैलकुलेशन, इट वाज अनबिलीवेबल। तो मैंने सोचा कि यार ये तो होता भी है कई बार, अगर ये बना लिया तो काम हो जाएगा। तो व्हाट ही शोड इज़, और तब उस टाइम पे आप इंट्राडे का प्रॉफिट यूज़ कर सकते थे नेक्स्ट ट्रेड में, अब वो रूल हट गया है। तो मेरा कोर वहाँ से शुरू हुआ था। तो मेरे दिमाग में ये था कि ये चीज़ अच्छी है, बट लेवल कहाँ है, कैसे पता चलेगा कि बाय कहाँ करना है। गामा मूव जब स्टार्ट होते हैं एक्सपायरी पे, कोई इंडिकेटर, कोई डेटा कुछ बताता नहीं है। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग कि हाँ ठीक है, और कुछ नॉलेज देखते हैं, कहीं से तो कुछ मिलेगा। तो फिर सिम्युलेटर तब मार्केट्स में आए थे 2020 के अराउंड, स्टॉक मॉक और ये सब आए थे। तो मैंने सिम्युलेटर में ये ट्राई किया कि करते हैं तो कैसे होता है। तो आई सॉ, बट मुझे एंट्री नहीं समझ आ रही थी, और मैंने कहा ऐसे बाइंग में, क्योंकि बाइंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आप स्ट्रीक ऑफ लॉसेस लोगे और आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, और वो जो बड़ा मूव चाहिए वो नहीं आ रहा। तो व्हाट आई डिड इज आई कॉम्प्लीमेंटेड इट विथ सेलिंग। आई थॉट कि पहले क्यों ना सेलिंग रखें, और फिर ये कंसेप्ट रखेंगे कि जहाँ बाइंग में मूव आया तो वहाँ से इसको कैप्चर करेंगे, और सेलिंग से अपन डी के उठाएंगे। तो फिर मैंने सिम्युलेटर पे ये दोनों चीज़ें डाली, सेलिंग और बाइंग। उसको थोड़ा ट्विक किया, कैसे डालना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, सब कुछ किया। तो आई रिमेंबर 2020 एंड 2021 मैंने एक दिन मैनुअल बैक टेस्ट किया है सिम्युलेटर पे, मिनट बाय मिनट। और वहाँ से मैंने ये इसको कोर आइडिया से लेके इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, कैसे उसको क्वांटिफाई करना है, वो सोचा। तो अब इसको ये बोल सकते हैं कि हुआ ऐसा कि उसी टाइम का डेटा ऐसा था कि इट वाज फिट फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। तो माय बैक टेस्ट रिजल्ट दैट टाइम शोड 500% रिटर्न्स ईयरली। एंड आई वाज लाइक क्रेजी। और तब ना मैच्योरिटी थी, ना मार्केट्स ऐसे देखे थे। मुझे यूँ लगा कि मैंने तो कुछ ट्वीक किया नहीं, मैंने तो मेरा कंसेप्ट चला के देखा और चल गया। नेक्स्ट ईयर अगेन इट गेव 200-300% रिटर्न्स। आई थॉट आई हैव किल्ड इट, कि मिल गया अपन को जो चाहिए था। और आप इतने सालों से मार्केट में हो तो आपको लगता है ना कि इतना एफर्ट डाला है, ये आ गया मेरा ब्रेक थ्रू। ये तो ऑफिट के बाद ही आया बेसिकली। ये मेरा ब्रेक थ्रू मोमेंट आ गया। तो देन तब मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया था और ये सब बात हुई थी। तो फिर इसको मैंने थोड़ा और प्रॉपर क्वांटिफाई करके मैंने इसको सॉफ्टवेयर में बनवाने के लिए दे दिया। तो एक राजकोट की कंपनी है MyAlgoMate, ओके, उनसे मैंने बनवाया। अच्छा, नाइस। दो बीइंग इन IT, आई फेल्ट के आई शुड फोकस मोर ऑन द कंसेप्ट और द आइडियाज़, क्योंकि मैं इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहा था कि इस पूरा बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। और तो आई थॉट के रादर
उसको थर्ड पार्टी को दे देते हैं एंड दे वर वेरी गुड एट इट. उनको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं था पर उनको मार्केट का पूरा एग्जैक्ट नॉलेज था. तो उन्होंने टूल बना के आपको दे दिया है, टूल जो आप बना के यूज दिया. करते हैं अपने लिए. हाँ, बरोबर है, ठीक तो है. उसको मैंने ट्वीक कई बार किया. जैसे मैंने बताया कि कंसेप्ट से स्टार्ट हुआ, फिर मैं उसको मार्केट में लाया. देन आई रियलाइज कि बैक टेस्ट जैसा तो कुछ भी नहीं है. और स्टार्टिंग में तो खुद की भी थोड़ी गलतियाँ थी. थोड़ा थोड़ा ट्वीक करते करते ये सब जो आप कह रहे हो टेक्टिकल लेयर और रिस्क लेयर बाद में आया, वो डेफिनेटली बाद में आया. और फिर जो चेंजेस जैसे जैसे लगे वैसे डालते गए. तो आप दिखाएंगे वो टूल क्या? बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे. तो एक खाली लोगों को बोल देता हूँ कि भाई ये टूल इन्होंने अपने लिए बनवाया है. ये कोई टूल आपको, अब आप चढ़ मत जाइएगा कि मेरे को भी दे दीजिए, मेरे को भी दे दीजिए. ऐसा नहीं होता है सर. हर आदमी अपने लिए प्रोप्राइटरी चीज़ें भी बनाता है. ज़रूरी नहीं हर आदमी आपको देना चाहेगा. तो आप देखिए, इनका थॉट प्रोसेस समझिए. आप भी बनवा सकते हैं टूल. आप तो एआई के युग में आप खुद भी शायद बना सकते हैं टूल. आपको किसी की रिक्वायरमेंट शायद ना भी हो, है ना. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. दोस्तों अभी हमने आई थिंक 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और आप अभी तक जुड़े हुए हैं, तो शाबाशी है. आप सही में सीरियस है. और मुझे लगता है ये जो 1 घंटा हम लोगों ने 1 आवर स्पेंड किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे 1 घंटा स्पेंड किया है. अभी 1 और घंटा स्पेंड होगा. स्पेंड नहीं, इन्वेस्ट होगा 1 और आवर. अब और डीप में जाएंगे कि ये कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनका रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, सब कुछ. हो सकता है 2-2.5 घंटे का वीडियो रहे, बट आप देखिएगा ज़रूर, शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों को, बिकॉज ये अपने आप में मास्टर क्लास है. जैसे 2 घंटे 3 घंटे के वेबिनार्स होते हैं ना हेवी, ये वैसा है. तो आप नोट्स बना रहे हैं ना, नहीं बना रहे तो वापस से देख के नोट्स बनाइएगा. दिस विल बी ऑफ ट्रिमेंडस हेल्प टू यू. चलिए चिराग जी आगे बढ़ते हैं. जी बिल्कुल. तो अभी मैं दिखाता हूँ मेरा टूल जो हमने मायलगोमेट टीम ने मुझे बना के दिया है. ओके. तो उसमें कई चीज़ें उनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट्स मिलती रही छोटी छोटी, जो जैसे मैंने कहा कि उनको भी नॉलेज है मार्केट्स का. तो कई चीज़ें उन्होंने भी फाइन ट्यून करके दी छोटी मोटी. बट अगेन दिस इज़ द होल टूल. ओके, यू कैन सी द ऑर्डर बुक, द पोजिशंस, व्हाट ऑल स्ट्रेटजीज यू आर रनिंग. ठीक है. Here you have the global max profit, max loss. Here again you have one parameter जहाँ पे आप अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो, अपने मैक्स लॉस को ट्रेल कर सकते हो. तो से सपोज कोई ऐसा दिन है कि जहाँ पे आपको पता है कि बड़ा दिन है और अगर एक लेवल ऑफ P&L बन गया है तो उसके बाद हो सकता है आपका जो इंटरनल स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है वो थोड़ा स्लो हो. तो आप इसको मनी लेवल पे भी, अगर ये ग्लोबली आप इसको चेंज करके कर सकते हैं कि यहाँ से अब मुझे ट्रेल करना है. ओके. ठीक है. तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से इंडेक्स चलाना है. एंड अगेन हेयर पेपर ट्रेड और लाइव मोड. तो ये बहुत एक अच्छा फीचर है जहाँ पे अगर जैसे अभी मैं नहीं चला रहा हूँ तो आई कैन ट्रेड इन पेपर एंड सी हाउ द स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग. और ये बहुत ज़रूरी है. और इवन जब बनती है स्ट्रैटेजी तो कई बग्स भी आते हैं. तो पेपर ट्रेड पे आप चलाओगे तो हो सकता है मैनुअल कोई एरर में ना जाए, आपके पोजीशन बड़े हों तो आप लॉस में ना जाओ. तो स्टार्टिंग में हम टेस्टिंग के लिए भी पेपर ट्रेड यूज़ करते हैं. तो फ्रंट टेस्टिंग बेसिकली बैक टेस्टिंग का बेटर रूप है. फ्रंट टेस्टिंग पेपर ट्रेड. एंड आई वुड से कि जो मेरा मेजर इवॉल्वमेंट हुआ है स्ट्रेटजी का वो फ्रंट टेस्टिंग से ही हुआ है. बैक टेस्टिंग वाज ओके, वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट. बैक टेस्टिंग का रिजल्ट माल बेचने के लिए अच्छा है. खुद का पैसा बनाने के लिए फ्रंट टेस्टिंग करना ही पड़ता है. बिल्कुल. तो यहाँ पे टोटल M2M भी आपको दिखेगा. अभी जैसे मार्केट्स बंद है आपको दिन का हाई M2M, लो M2M वो सब आपको दिखेगा. दिस इज अगेन फॉर लॉगिंग पर्पस कि आपको पता चले कि आपकी स्ट्रेटजी में कहीं आप गलत पॉइंट पे तो एग्जिट्स नहीं ले रहे हो. अगर आपका मैक्स हाई गया हुआ है दिन का ₹1,00,000 और आपका स्ट्रेटजी कंसिस्टेंटली 10,000 पे बंद हो रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉ है. तो दिस इज ओनली फॉर माई पर्पस, तो डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है. ओके. एंड अगेन आई लॉग एवरीथिंग ऑन अ डेली बेसिस कि क्या हुआ, किस स्ट्रेटजी ने क्या किया, कितना ब्रोकरेज लगा. दिस इज अगेन डेली में बहुत मोनोटनस लगता है कि लॉगिंग क्या करनी है. बट जब एक आप ड्रॉडाउन वाले फेज में रहते हो ना, जब आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है तब आपका ये जर्नल ही आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो यहाँ से हम स्ट्रेटजी ऐड करते हैं. तो यहाँ पे हम सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे अभी ये मैंने मेजरली इंडेक्सेस के लिए ही बनवाया था. जब डेली एक्सपायरी होती थी तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो ये
उस टाइम पे सब बने हुए थे। तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करिए कौन सा अंडरलाइंग लेना है, सेलिंग चलानी है, बाइंग चलानी है या स्कैल्पिंग चलानी है। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। तो पहले हम सेलिंग की बात करते हैं। सिलेक्शन आप स्पॉट, फ्यूचर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्यूचर के बेसिस पे स्पॉट का एट द मनी का प्रीमियम थोड़ा स्क्यूड रहता है, तो वो भी हमको कई बार दिक्कत देने लगा था। तो हमने ये ऑप्शंस भी रखे हैं। स्टार्ट टाइम, इट डिपेंड्स ऑन यू व्हेन यू वांट टू एंटर। स्ट्राइक, जैसे मैंने बताया कि हम स्ट्राइक चेंज करते हैं स्ट्रैडल की, तो हाउ डू यू वांट टू चेंज स्ट्राइक, कितने स्ट्राइक पे। तो से सपोज आपको फर्स्ट स्ट्राइक पे थोड़ा रूम ज़्यादा देना है, तो आपने 120 पॉइंट पे स्ट्राइक चेंज की, पर एक बार 120 की हो गई स्ट्राइक चेंज, देन यू वांट टू शिफ्ट एट एवरी 50 पॉइंट्स, तो यू कैन कीप इट। अगर आपको 120 ही रखना है तो कीप इट सेम। अब ये हमने पैरामीटर रखवाया था एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बट वी जनरली रन एट द मनी ओनली। पर आपको अगर इन द मनी, आउट ऑफ द मनी भी चलाना है तो आप चला सकते हैं। जैसे कई दिन होते हैं कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो आप एट द मनी की जगह आउट ऑफ द मनी भी चलाओगे तो इट्स ओके। तो उसके लिए ये रखा हुआ था। एग्जिट टाइम है यहाँ पे। मैक्स प्रॉफिट इस पर्टिकुलर लेग का जो स्ट्रेटजी यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ उसका 50,000, मैक्स लॉस 10,000, नंबर ऑफ लॉट्स कितने हमको करने हैं, ठीक है। इसमें अगेन वो स्लाइसिंग, अगर लॉट साइज ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑटो स्लाइसिंग होके अपने आप प्लेस होता है। ऑर्डर स्लाइसिंग क्या होता है? देखिए, किसी भी, अगर आप बड़े क्वांटिटी में काम करते हैं तो किसी भी एक भाव पे हो सकता है कि आपको बड़ा क्वांटिटी का फिल ना मिले। ऑर्डर स्लाइसिंग क्या करता है, और पर्टिकुलरली जो एल्गो सिस्टम्स होते हैं वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ऑर्डर स्लाइसिंग को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंट प्राइस पे आपका फिल मिले। सपोज आपको 10,000 लॉट लेना है तो एक भाव में आपको नहीं मिलेगा, तो उसको इस तरह से तोड़ते हैं 10,000 क्वांटिटी को, डिपेंडिंग अपॉन कितना बायर है, कितना सेलर है, बायर हैवी है कि सेलर हैवी है। ये टेक्नोलॉजिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि स्लाइसिंग से आप बेटर प्राइस पे फिल कर सकें। बिकॉज अल्टीमेटली जितना आप बेटर प्राइस पे फिल करेंगे उतना आपका रिटर्न में उसका इम्पैक्ट आएगा। तो आपको वो सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने हार्डकोर करवाया है, मतलब हाँ, वो इन्होंने ऐसा इनबिल्ट लॉजिक डाला है कि बेस्ड ऑन, क्योंकि वो इंडेक्स लेवल पे चेंज होता रहता है कि कितना लॉट अभी परमिटेड है वन ऑर्डर में, तो उन्होंने वो पूरा सिंक्रोनाइज किया हुआ है। जब भी मार्केट का वो लॉट चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बताइए, ये जो टूल बनाया इन्होंने, ये तो आपने बनवाया है हाँ, उनसे? करेक्ट। तो ये पूरा लॉजिक तो आपने दिया होगा उनको बनाने के लिए जी। ये थोड़ी ना उनका कोई प्रोडक्ट है कि वो प्रोडक्ट बेच रहे हाँ हैं। नहीं, उनका प्रोडक्ट नहीं है। तो इसको बनवाने में कितना टाइम लगा आपको? इसको बनवाने में मेरे को कई साल लगे, और ऐसा नहीं है कि ये एक ही टूल था। इससे पहले मैंने, जैसे मैंने कहा कि कोर कंसेप्ट था बाइंग का, तो एक उसके ऊपर भी बनवाई थी। तो एक दो स्ट्रेटजीज मैंने खुद बनवाई थी, बट वो मुझे ही नहीं अच्छी लगी, तो उसमें भी एफर्ट गया, टाइम गया, पैसा गया। पर फिर ये वाली स्ट्रेटजी जब मेरा पूरा, एक कहता है ना कि स्वभाव इसके साथ सेट हो गया, तो फिर इसी में इवॉल्व होते रहे। तो ये टूल जो है आपके सर्वर में है और ये एपीआई के थ्रू ब्रोकर में ट्रेड मार रहा है। करेक्ट, बराबर है। ये क्लाउड पे डिप्लॉयड है, AWS क्लाउड पे। AWS में हाँ, उस पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप रखा हुआ है सर्वर का। तो सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है, शाम को 4 बजे सर्वर बंद हो जाता है। दिस वे आई ऑप्टिमाइज द कॉस्ट ऑफ द सर्वर। ओके। और ये सब डिप्लॉयमेंट में भी माय एल्गोमेट टीम ने हेल्प किया था। ओके ओके ओके। फिर ये स्टॉप लॉस के पैरामीटर्स हैं, कितने पॉइंट या परसेंटेज में आपको एसएल रखना है। ये कंबाइंड एसएल प्रीमियम जो मैं कह रहा था कि जब प्रीमियम कम हो जाता है एक्सपायरी के सेकेंड हाफ में, तो ये प्रीमियम स्टॉप लॉस तभी शुरू होगा जब 80 का प्रीमियम के नीचे जाएगा टोटल स्ट्रैडल। अगर ये मैंने 800 रख दिया, दैट मीन्स कि मेरे को स्टार्टिंग से ही कंबाइंड एसएल चाहिए। तो कई दिन ऐसे भी होते हैं कि प्रीमियम पता ही नहीं कितना मिलेगा, तो पहले से ही मुझे एसएल चाहिए, मेरे को बहुत कंजर्वेटिव रहना है आज, स्ट्राइक चेंज नहीं रखने हैं, तो आई रन इट दैट वे। ट्रेलिंग कर सकते हैं हम स्टॉप लॉस का। ये जो पैरामीटर है जो मैंने कहा कि मैं मीन रिवर्जन वाले स्ट्रैडल ऐड करता हूँ, ये उसके लिए है कि आपको कितना परसेंटेज वेट करना है टू एंटर दैट स्ट्रैडल। तो से सपोज अगर 9-18 पे स्ट्रैडल 25,000 का था, और अगर मैंने इस पर 50 रखा है, तो ओवरऑल प्रीमियम जब तक 50% से बढ़ेगा नहीं तब तक वो स्ट्रैडल इसका एंटर नहीं होगा। इट वुड बी इन अ वेट मोड। तो ये अप डाउन दोनों ऑप्शन है, परसेंटेज पॉइंट्स में भी है। दिस इज़ ऑल टू ऐड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि
जब आप चलाते हो तो आपको पता नहीं है कि क्या काम करेगा, पॉइंट्स करेगा या परसेंटेज, फिर आप एक बार एडजस्ट हो जाते हो। अब मैं कभी इसको चेंज नहीं करता हूँ। दीज फीचर्स आर अगेन फॉर टारगेट, बट आई डोंट प्रेफर एनी टारगेट फॉर स्ट्रैडल, क्योंकि हमें नहीं पता कि 200 का प्रीमियम है तो 150 पे बंद हो रहा है, 120 पे हो रहा है। दैट आई एडजस्ट बेसिकली फ्रॉम माई मैक्स प्रॉफिट एंड लॉस, तो आई डोंट यूज़ दीज पैरामीटर्स। ये एक एडिशनल रखा था चेक पॉइंट कि अगर सेलिंग आपको लग रहा है कि 200 पॉइंट के बाहर जा रहा है तो सेलिंग कोई मतलब नहीं आज, तो आप इसको एग्जिट कर सकते हो कि आप बोल दो कि 25,300 पे सेलिंग बंद। अगर 25,300 जाएगा तो ये सब बंद। बट दिस अगेन आई डोंट यूज़, आई डू इट विद हेज। यहाँ पे हेज के भी पैरामीटर्स हैं कि आपको हेज लेना है, कितना दूर लेना है, तो यू कैन डिसाइड। और इंटरनली इस पर्टिकुलर लेग में भी जो हमने बाहर देखा, हाउ डू यू वांट टू लॉक योर प्रॉफिट, ट्रेल योर लॉसेस, तो मैं यहाँ पे मैं मैक्स लॉस ट्रेल करता हूँ, मैं प्रॉफिट लॉक नहीं करता हूँ। अगर मैंने 10,000 लॉस रखा है और अगर मैं प्रॉफिट में आ गया तो फॉर एवरी 500 पॉइंट्स आई विल ट्रेल। दिस इज़ हाउ इट इज़। ये जो नीचे ऑर्डर कन्फिग्रेशन के पैरामीटर्स हैं, ये माई एल्गोमेट टीम ने डाले थे। दिस इज़ सिंपली बिकॉज जब ये स्पाइक्स आते थे या वो ऑर्डर ब्रीच हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इन्होंने दिया कि आपको ऑर्डर टाइप लिमिट रखना है, मार्केट रखना है। लिमिट में भी आपने बफर रखा है कि 5% ऊपर का लिमिट का ऑर्डर डलेगा। अगर वो फिलफिल नहीं हुआ, से सपोज प्राइस उससे ऊपर जंप कर गया, तो हाउ मच सेकेंड्स डू यू वांट टू वेट, आइदर रिवाइज द लिमिट प्राइस और यू मॉडिफाई द ऑर्डर टू मार्केट सो दैट यू गेट अ कंपल्सरी फिल। ओके, सो दिस वे जो वो सारे इश्यूज थे कि प्राइस जंप हो गया, वो सब आप एल्गो से इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये सेलिंग के पैरामीटर्स हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट बाइंग, तो अब आप देखेंगे सेलिंग वाले थोड़े डिसेबल हो गए, बाइंग के एनेबल हो गए। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे लग रहा है कि प्रीवियस डे हाई अगर ब्रीच होता है, देन आई एंटर फॉर बाइंग। अच्छा, यहाँ पैरामीटर सेट कर दिए। तो यहाँ पे मैं सुबह ही वो लेवल्स देख के रखता हूँ, अच्छा। प्रीवियस वीक, प्रीवियस डे, जहाँ पे भी मुझे लगे इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। एंड अगेन दैट लेवल शुड नॉट बी वेरी नियर, बिकॉज वहाँ चॉपी हो सकता है मार्केट, पर अगर मेरे स्ट्राइक जहाँ सेलिंग इनवैलिडेट होना चाहिए उसी लेवल के आसपास है, दैट इट गिव्स मी डबल कन्फर्मेशन। तो वहाँ पे ये लेवल सेट कर लेता हूँ कि ऊपर से सपोज 25,000 है अभी मार्केट, तो 25,200 के बाद बाइंग शुरू हो और नीचे 24,900 से शुरू हो जाए, तो आई कैन पुट इट दैट वे। यहाँ पे स्ट्राइक चेंज का लॉजिक ये है कि आप कहाँ पे पोजीशन ऐड, जैसे मैंने बोला मैं पिरामिड करता हूँ, तो आप किस स्ट्राइक पे जाके नेक्स्ट पोजीशन ऐड करोगे, तो ये उसके लिए स्ट्राइक चेंजेस है। बाकी सब यहाँ पे सेम ही है। लॉट्स में अगर आप देखेंगे तो इनिशियल नंबर ऑफ लॉट्स 10 लॉट से मैं बाइंग शुरू करता हूँ। देन एवरी स्ट्राइक चेंज व्हेन इट हैपेंस, तो मैं इंक्रीज करता हूँ लॉट्स बाय 10। मैक्स लॉट्स मुझे कितना चाहिए, 30, 50 बेस्ड ऑन माई कैपिटल। हियर अगेन आई हैव द स्टॉप लॉस, मुझे परसेंटेज में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए। तो एवरी स्ट्राइक चेंज आई रिड्यूस माई सेल, बिकॉज अब मैंने एडिशनल पोजीशन ऐड किया है तो मुझे उसका प्रॉफिट भी तो रखना है। तो अगर पहले पोजीशन पे अगर मैंने 30% दिया है तो नेक्स्ट पे मैं 20 रखूँगा, सो दैट आई ऑल्सो कवर अप वॉट आई हैव मेड। And again, trailing also is there on these stop losses. And then this feature is again for buying as well. So ये हो गया buying का। अब हम जो बात कर रहे थे scalping की, तो scalping में ये सब डिसेबल हो गया। अब यहाँ तक सब कुछ सेम है। ये है VWAP एनेबल करना है या नहीं आपको। टाइम फ्रेम क्या है आपकी, तो मैं जैसे मिनट पे ही रखता हूँ। ये डेल्टा का अपर रेंज है 100 एंड डाउन रेंज -100, ठीक है। तो 100 से ऊपर जाएगा तो ही स्कैल्पिंग एक्टिवेट होगी, नीचे -100 होगा तो ही एक्टिवेट होगी। आपको इसमें पिरामिड करना है इस पोजीशंस पे, तो अगर आप नोटिस करो हर एक के लिए मैंने एक चेक बॉक्स रखा है, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर वो मुझे यूज़ करना है या नहीं, कंपलसरी नहीं है। बट हाँ, एक बार मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ मेरी स्ट्रैटेजी से, तो आई विल कीप इट सेम। तो अब मुझे पिरामिड करना है इस पोजीशन में, तो मैक्स नंबर ऑफ पिरामिड से सपोज आई हैव सेड 5, ठीक है। क्वांटिटी मल्टीप्लायर आई से सपोज 5, एंड पिरामिड फर्स्ट स्टार्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कितनी बार ट्रेल होगा उस पे जाके ये स्टार्ट होगा पिरामिड। तो दिस वे आई कैन कंट्रोल कि मैंने जितना पिछले ट्रेड में बनाया है, नेक्स्ट ट्रेड में अगर लॉस हो भी रहा है तो आई ओनली गिव दैट मच ओनली। ऐसा ना हो कि मैं पिरामिड करता जा रहा हूँ
और मेरा लॉस जितना मुझे लेना है उससे ज़्यादा हो। तो अगर इनवैलिडेट होगा अगर ये स्कैल्पिंग, तो फर्स्ट सिग्नल पे ही जो लॉस होगा वही मेरा मैक्स लॉस होगा। अगर पिरामिड हो गया उसके बाद कभी गया तो मैं कभी भी उतना लॉस नहीं लूँगा, क्योंकि आई विल मेक श्योर कि ये पिरामिडिंग मैं वहाँ स्टार्ट करूँ जहाँ मेरा वो ट्रेल हो चुका हो, राइट। सो दीज आर दैट पैरामीटर्स। देन वी हैव दिस मैकडी पैरामीटर्स। यहाँ पे मैं सिग्नल लाइन का एक पैरामीटर रखता हूँ। आपको जो स्टैंडर्ड लेंथ है 12, 26, 9 फास्ट स्लो, वो आप डाल सकते हैं। हिस्टोग्राम अगर आपको चेक करना है कि पिछला हिस्टोग्राम पिछले वाले से ऊपर है या नहीं, इट शोज मोमेंटम। बाप रे बाप। तो स्कैल्पिंग में ये थोड़े ज़्यादा डाले हैं। अगर आप देखो बाइंग और सेलिंग में ज़्यादा फिल्टर्स नहीं है। बट ये कैसे आपने डिफाइन किया? ये MACD कौन सा चार्ट को देख रहे हैं? मिनट चार्ट कहाँ मिनट पर है? चार्ट, मिनट चार्ट ऊपर में लिखा हुआ है। हाँ, ये अगर मैंने यहाँ मिनट किया तो ये सारे पैरामीटर्स मैकडी और ये वीवेब का मिनट। ओके। वीवेब जैसे मैंने बताया था कि जस्ट टू मेक श्योर कि वो पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के अंदर नहीं है। अगर वो वीवेब से ऊपर प्राइस पे है, दैट मेक श्योर कि वो मोमेंटम में है। ठीक है, तो ये हो गए फिल्टर्स स्कैल्पिंग के। एंड अगेन हियर मैक्स लॉस। बाबा। तो ऐसे अगर मैं ये दिखाता तो शायद आधे से ज़्यादा पब्लिक यहीं पे छोड़ देती। सही बात है। बट आई वॉन्टेड टू सिंप्लीफाई एंड देन से। तो अगर आप देखो आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स है, बट दीज ऑल पैरामीटर्स आर फॉर माई बिहेवियर, मेरे हिसाब से सेट करने के लिए। बेसिक्स तो वही है, सेलिंग एंड बाइंग, उसके अलावा और कुछ है नहीं स्ट्रैटेजी में। सो दिस इज़ हाउ वी एंटर द पैरामीटर्स। अगेन ये सर्वर आपके मोबाइल पे भी ओपन हो सकता है, डेस्कटॉप। तो मैं जनरली सुबह को मेरे मोबाइल से ही पैरामीटर्स डाल देता हूँ एंड देन वंस आई रन इट आई डोंट लुक इट। तो ऐसा भी हुआ था कि जब स्ट्रैटेजी शुरू की, अब पैरामीटर से सपोज मैंने स्टॉप लॉस रखा 25 का, एग्जैक्ट 25% जाके हिट करा के ही गया मार्केट। तो मेरे अंदर बहुत रिग्रेट आता था, अरे यार 25 की जगह 30 रखते आज। फिर वो भी टाइम टू टाइम में डेवलप हुआ कि आपके पास जो नॉन वेरिएबल स्टार्टिंग में है, सुबह स्टार्ट होने से पहले, उसी से आप डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद मार्केट को 5 मिनट में 500 पॉइंट देना है या पूरे दिन में 200 पॉइंट का मूव देना है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट कि अगर आपने बोला 25 तो ठीक है 25। वो जो एक्सेप्टेंस है वो लाने में कई साल लगते हैं। तो जब आपने पहले बोला था कि ये सब सेटअप करने में कितना टाइम लगता है, तो जो 2-3 साल मैंने बोला वो शायद सिस्टम बनाने में उतना टाइम लगता है, बट उसके साथ एडजस्ट होने में और उतना टाइम लगता है। तो फिर जैसे पोजीशंस ओपन होती है, आप यहाँ से पोजीशंस मैन्युअली भी कट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अभी जैसे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर यहाँ पे पोजीशंस ऐड होगी तो आप मैन्युअली यहाँ पे ऑप्शन आता है बंद करना है तो। एंड देन हियर अगेन इवन आफ्टर हैविंग ऑल दिस आई हैव अ एग्जिट ऑल बटन। दिस इज़ किल स्विच का भी किल स्विच, कि मेरे को वहाँ तक नहीं जाना है, अभी के अभी बंद करो। से सपोज ट्रंप ने ट्वीट डाल दिया है 1 लाख का लॉस हो गया है, मेरा मैक्स लॉस 2 लाख है, मुझे पता है 2 लाख हिट होगा, एग्जिट ऑल। दिस इज़ ओनली वेरी डिस्क्रिशनरी, मैं जनरली इसको यूज़ नहीं करता हूँ। बट जैसे मैंने कहा कि कुछ है ऐसा कोई न्यूज़ आ गया जो आपको पता है और मार्केट कैन ओवर रिएक्ट, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये टेलीग्राम मैसेज क्या है? वो मैंने आज तक कभी फीचर यूज़ नहीं किया। दिस वॉज प्रोवाइडेड बाय देम कि अगर आपको इनके अलर्ट्स चाहिए टेलीग्राम पे, आई हैव नेवर इंस्टॉल्ड टेलीग्राम। तो मैंने कहा मुझे अलर्ट्स नहीं चाहिए, आई विल कीप मॉनिटरिंग। अच्छा। हाँ, एंड अब इतना पैसिव हो गया है कि मेरे को अगर मैंने सुबह चला दिया तो बाय एंड ऑफ द डे आई विल जस्ट लुक टू मेंटेन माय जर्नल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। So this is how the system looks. And again, as I said, initial efforts हैं, पर एक बार ये बन गया है। अब जैसे मेरे पास टाइम था जब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो आई कुड स्पेंड ऑल दिस टाइम एंड एफर्ट। अब अगर मुझे ऑफिस जाना पड़ता है तो आई हैव द एक्सेस, मैं अपने फ़ोन से चला सकता हूँ, मुझे मॉनिटर करना है मैं अपने फ़ोन से कर सकता हूँ। तो आई डोंट हैव टू, इट काइंड ऑफ बिकम्स पैसिव ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। ऑफ मार्केट आवर्स इट कैन नेवर बी पैसिव। वेरी गुड, मज़ा आया देख के। जस्ट अ डिस्क्लेमर, हम लोग कोई भी वेंडर को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट दिस इज हिज जनरोसिटी दैट ही इज गिविंग फुल रिकॉग्निशन टू द पीपल जिन्होंने उनको हेल्प किया है इस जर्नी के अंदर में। वो चाहते तो छिपा भी सकते थे नाम, बट ही इज़ ओपन टू शेयर बिकॉज
करना ही चाहिए ना शेयर, उसमें क्या है. अगेन आई डोंट हैव एनी कमर्शियल इंटरेस्ट विद देम. ऑफ कोर्स. मेरा पर्सनल उनके साथ रिलेशन है. मैंने ये टूल अपने लिए ही बनवाया है. हाँ. और ना उन्होंने कभी ये किया कि मेरी स्ट्रेटजी उन्होंने किसी और को दी हो, ऐसा भी नहीं है. तो आई जस्ट वांटेड कि हाँ, एक रिकग्निशन होना चाहिए कि उन्होंने काम अच्छा किया है. तो कमिंग बैक टू अ पीपीटी, तो जैसे हमने स्ट्रेटजी के बारे में बात की और मैंने जैसे बताया कि हाउ आई इवॉल्व द सिस्टम. तो स्टार्ट तो सब कुछ बैक टेस्टिंग से ही होता है, बिकॉज बैक टेस्टिंग एक काइंड ऑफ एडमिशन कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड नहीं है जिसको आप फाइनल मान लो कि बैक टेस्टिंग. बिकॉज आई एक्सपीरियंस दैट. मैंने सोच लिया कि 500% रिटर्न बनता है, मैंने उसको रिपोर्ट कार्ड मान लिया था. बट इट वॉज जस्ट एन एडमिशन. आप एक बार एंटर हो जाओ मार्केट में, देन यू इवॉल्व बेस्ड ऑन फॉरवर्ड टेस्टिंग. बैक टेस्टिंग के पैरामीटर्स से यू कैन एडजस्ट टू योर कैपेसिटी कि आपको कितना लॉस जमता है, ड्रॉडाउन कितना हैंडल होगा, उस हिसाब से आप ट्वीक कर सकते हो. बट स्टिल इट कैन गो ऑन अ वेरी डिफरेंट पाथ. सो एज आई सेड, बैक टेस्टिंग की सबसे ऑनेस्ट रियलिटी यही है कि यू शुड नॉट कंसिडर इट एज द अल्टीमेट ट्रुथ कि बस बैक टेस्टिंग ने बोल दिया तो ये पैसा बन ही जाएगा. ये गलती मैंने की. अगर मैं समझता हूँ किसी को सही एक्सपेक्टेशन पहले से सेट कर दो तो इतना टाइम जितना मुझे लगा एडजस्ट होने में, उतना शायद किसी को नहीं लगता. और बैक टेस्टिंग के साथ एक और ट्रैप ये है कि आप ना ओवर ऑप्टिमाइज करने जाते हो. जब 920 स्ट्रैडल आया, आई रिमेंबर, और ये टूल्स सब इतने इजीली एक्सेसिबल थे, सिमुलेटर्स, बैक टेस्टिंग टूल्स, के मज़ा आता था बैक टेस्टिंग करने में ऑफ मार्केट आवर्स. तो 920 पे चलता है तो कितना रिटर्न आया ये साल का, 925 पे कितना आया, 915 पे कितना आया, वो सब में उलझेंगे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे. बिकॉज वो सिर्फ उस पीरियड तक के लिए सीमित होगा. तो मैंने भी ऐसा बैक टेस्टिंग की हुई है, बट उसको कभी इम्प्लाई नहीं किया यहाँ पे. बट वो एक ट्रैप में हर कोई घुस जाता है कि 20% स्टॉप लॉस की जगह 25 रखें तो क्या होगा. तो वहाँ एफर्ट स्पेंड मत करो. अगर सेलिंग काम कर रही है तो 920 पे भी करेगी, 925 पे भी करेगी. तो जो लोग बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी बताओ, टाइम बताओ, एसएल बताओ, तो इतना स्पेसिफिक वो आपके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. दूसरा, जैसे मैंने बताया कि मैंने बैक टेस्टिंग डे बाय डे, मिनट बाय मिनट मैन्युअली किया हुआ है. तो मैन्युअल करने से एक क्या हुआ ना, मेरे को इस स्ट्रैटेजी के साथ एक कनेक्ट हो गया, एक फील बैठ गया कि समझ आ गया कि ये स्ट्रैटेजी कहाँ काम कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है. अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर से तुरंत करता शायद तुरंत होता, और अब तो बहुत ज़्यादा ईजी है, तब शायद टूल्स नहीं थे. तो पर अगर आप सॉफ्टवेयर से करोगे तो आपको नंबर्स मिलेंगे, काल्मर रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, ये वो, बट आपको फील नहीं मिलेगा कि ये सब रेशियो इज़ ओके, मैक्स लॉस कितना है, ड्रॉडाउन कितना है. बट वो डे इन डे आउट कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे रेजीम में, कैसे मूव में उसने क्या किया, वो समझने के लिए अगर आप पॉसिबल है तो मैन्युअली करिए, नहीं भी तो आप सॉफ्टवेयर से कर ही सकते हैं. क्योंकि अगर ये आपने सॉफ्टवेयर से किया तो फॉरवर्ड टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा. एंड वन मोर थिंग दैट आई डिडंट पे मच अटेंशन वाज द स्लिपेज एंड कॉस्ट. स्लिपेज, आई थिंक ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड टर्मिनोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है. स्पेशली जो लोग बैक टेस्टिंग करते हैं उनको लगता है कि जो रिजल्ट बैक टेस्टिंग से आ गया वो परफेक्ट है, लेकिन उसके अंदर में स्लिपेजेस, मतलब आपने तो एक प्राइस पे ज्यूम कर लिया कि ट्रेड हो गया, बट एक्चुअल में उस प्राइस पे हो सकता है ट्रेड ना हो सकता है मार्केट मूव कर जाए, हो सकता है इमोशंस उस समय एक्ट कर जाए. तो बेसिकली स्लिपेजेस एक नेचुरल स्टैंडर्ड एरर आप मान सकते हैं जो आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. जब भी आप स्ट्रैटेजी को लाइव करते हैं तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि शायद स्ट्रैटेजी वो रिटर्न ना दे जो बैक टेस्टेड रिजल्ट्स दे रहे हैं. सो सिमुलेटर में 1 मिनट का डेटा था, और जब मैं लाइव गया तो 1 मिनट में इतने बड़े मूव देखे जो कहीं पे बैक टेस्ट में पकड़े ही नहीं थे. मेरे एसएल हिट हो रहे थे वो 1 मिनट में, और वही सेम डे पे मैं जाके सिमुलेट करके देखता था तो वो एसएल का स्पाइक आया ही नहीं था. तो कई चीज़ें उसकी वजह से भी एक्स्ट्रापोलेट होकर आपको रिटर्न्स ज़्यादा दिखेंगे. यू हैव टू बी वेरी जनरस, एंड इवन एडिंग 0.5% स्लिपेज इज़ ओनली थियोरेटिकली पॉसिबल. रियली अगर आपका, जैसे मेरे साथ ऐसे केस हुए हैं कि एसएल हिट हुआ और फिर
पूरी स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से चलती, तो अगर एसएल हिट नहीं हुआ होता, जस्ट दैट टिक, तो मैं मैक्स प्रॉफिट बना रहा हूँ, उसकी जगह मैं 50,000 1 लाख रुपए लॉस ले रहा हूँ। तो जो PNL का डिफरेंस है फॉर दैट पर्टिकुलर डे वॉज अराउंड 2 to 3 lakhs। तो 0.5 हम बोलते हैं, बट अगर एक टिक की वजह से भी अगर आपका एसएल हिट हुआ है तो PNL कैन ड्रास्टिकली चेंज। तो अब बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ अल्गो ट्रेडिंग। अनियन को पील करना यहाँ से शुरू करेंगे कि दिखता क्या है और अंदर होता क्या है। मेरी एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स से कि ये जो पूरी जर्नी हम जाएंगे पीलिंग द अनियन, जस्ट आप इसको विजुअलाइज करिएगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या प्रोसेस में आता है, और कहीं ना कहीं आपको रिलेट होगा कि आप कहीं ना कहीं इस स्टेज में हो, किसी ना किसी लेयर पे आप हो। तो क्योंकि मेरे लिए भी ऐसे ही काम किया था। सो द फर्स्ट लेयर इज़ द सरफेस। सरफेस पे फैंटेसी होती है, अल्गो बना दिया, सुबह उठेंगे, बटन दबाएंगे, सो जाएंगे, ATM मशीन बन जाएगी, ठीक है, और कोई इमोशंस नहीं, नथिंग, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, आपके इमोशंस तो है नहीं, और आपको लगेगा कि बटन दबा के बाली घूमने जाऊंगा, PNL देखूंगा। सेम फीलिंग आई हैड, और बस यही लगता है कि ये सेट हो गया, जॉब वॉब क्या करेंगे, अब छोड़ो, अब तो सब बन गया है, सेट हो गया है। तो ये सरफेस पे ऐसी चीज़ें दिखती है, हर कोई इसी वजह से अट्रैक्ट होता है, और जैसे मैंने कहा एंट्री बैरियर भी इतना लो है, तो स्वाभाविक है कि यही होने वाला है। बट अगेन दिस इज़ हाउ इट इज़ नॉट ओनली फॉर यू, इट इज़ फॉर एवरीबडी। मेरे लिए भी ऐसा ही रहा, तो आई फेल्ट आई शुड शेयर। द सेकेंड स्टेज इज़ द एंट्री, वेयर आप सारी चीज़ें पढ़ने लगते हो, समझने लगते हो। जैसे मेरा फेज था जहाँ पे मैंने वेबिनार्स, बुक्स बहुत कंज्यूम किया। आपको हर एक चीज़ समझ आनी चाहिए। आज जितनी मैंने स्ट्रेटजी में बताई है, अगर मैं सिर्फ उतना पढ़ता या उतना समझता तो मैं मार्केट को इस तरीके से नहीं देख पाता। मैंने आइचिमुकु हो, बॉलिंजर बैंड हो, कोई भी इंडिकेटर हो, सारे समझे हैं, सारे पढ़े हैं, सबके वेबिनार्स देखे हैं कि क्या पता मेरे लिए कौन सा सही है। आज भी जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे बाइंग के लिए कुछ स्पेसिफिक एंट्री नहीं मिलती है, तो मैं अभी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, अनटिल अनलेस यू नो एवरीथिंग, आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। इवन रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत पोर्शंस में आता है, तो उसके लिए आपको पढ़ना तो सब पड़ेगा। तो कई लोग मेरे रिलेटिव्स जैसे, उनको पता है मैं इतने सालों से ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे कहते हैं कि तू यार हमको सिखा दे, तू पैसे ले ले पर हमको सिखा दे। तो मैंने कहा था ठीक है, पैसे छोड़ो, आप सिर्फ ज़ीरोधा का वार्सिटी है वो पढ़ के आओ सिर्फ, ठीक है ना, उतना पढ़ के आओ, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। आज तक कोई वापस नहीं आया है। फिर जब भी मैं पूछता हूँ तो बोले यार इतना लंबा कौन पढ़ेगा। तो मैंने कहा अगर ये तुमको लंबा लग रहा है तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो ज़ीरोधा वार्सिटी इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप। अगेन दे हैव स्ट्रक्चर्ड इट वेरी वेल कि आपको बेसिक्स से सब कुछ समझ आता है। तो आई सजेस्ट पीपल कि आप उसको रेफ़र करिए। जो सीरियस होगा वो उस कंटेंट के थ्रू जाके ही आया होगा, और जो नहीं है, जिसको सिर्फ सरफेस पे देख के ही आना था, तो वो वहीं से टाटा बाय बाय हो जाते हैं। तो आप एनालिसिस करते हो, मार्केट्स क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप सारे बेसिक्स, टेक्निकल चार्ट्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखते हो, आप डेटा पॉइंट्स देखते हो, कैसे एंट्री लेना चाहिए, क्या 200 DMA है, क्या पिवट पॉइंट्स हैं, आप अपनी एंट्री एग्जिट डिफाइन करते हो, आप फिल्टर्स डालते हो, ठीक है। तो ये सब आता है एंट्री वाले पार्ट में, जहाँ पे आप मार्केट्स के बारे में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। अगेन दिस इज़ ऑल जस्ट द ABCD। अगर आप इतना एफर्ट डालने के बाद समझ रहे हो कि कुछ हो जाएगा, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ जस्ट ABCD। आप सीख रहे हो, इसको कहाँ यूज़ करना है अभी भी आपको नहीं आएगा। देन वी मूव टू द थर्ड स्टेज, दैट इज़ द रियल ग्राइंड। लोगों को लगता है अल्गो है, बट उसके नीचे का जो काम जाता है, आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको डे इन डे आउट ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ता है। कंसेप्ट तो है, पर उसको कैसे क्वांटिफाई करें, क्या चीज़ सही है, क्या हम ओवर ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। बैक टेस्ट, जैसे मैंने कहा, बहुत टाइम लगा मुझे बैक टेस्ट करने में। पैरामीटर्स आपको उस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करने पड़ते हैं। बैक टेस्टिंग के बाद आप उसको लाइव करो या पेपर ट्रेड करो, तो आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग से कई चीज़ें समझ आती है। और फॉरवर्ड टेस्टिंग इज़ गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि एवरी डे यू हैव टू रन इट एंड सी।
मार्केट रजीम बहुत चेंज होते हैं, और अभी रिसेंटली जितना चेंज हुआ है, आई विल से कि बैक टेस्टिंग को भी अब मैं बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप देखो तो डेली इंट्रोड्यूस हुई, डेली एक्सपायरीज रिमूव भी हुई, मार्केट में ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स चेंज हुए, पार्टिसिपेशन चेंज हुआ, तो किस बेसिस पे आप उस बैक टेस्ट को मानोगे कि ये अब अगर आप देखो तो पूरा रेजीम चेंज हो गया है, पार्टिसिपेंट्स चेंज हो गए हैं, वॉल्यूम आप देखो तो जितना पहले होता था ऑप्शंस में अब कम हो गया है। तो इवन इफ समबडी इज स्टार्टिंग नाउ, अगर वो अभी पिछले 2 साल का 3 साल का बैक टेस्ट देखेगा तो अभी वो रिलेवेंस रखेगा भी नहीं। बट हाँ, बैक टेस्ट से आपको एक सबूत मिलता है, आप उसके बेसिस पे आप डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हो। फिर जो ड्रॉ डाउन आपको हैंडल करने हैं, तो लोगों को लगता है कि अल्गो बन गया दैट मीन्स कोई डिस्क्रिशन नहीं, सिर्फ बटन दबाया हो गया, बट डिस्क्रिशन सिर्फ ना स्ट्रक्चर हो जाता है। आपको ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, वो तो सिस्टम ने डिसाइड कर लिया, बस सिस्टम को ट्वीक करना है या नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ड्रॉडाउन में होते हो, मैं कंटिन्यूस लॉस चल रहे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा सिस्टम इसके लिए बना नहीं है, तो इट्स ओके, यू कैन एक्सेप्ट इट। पर अगर आप बोलो कि नहीं, ये भी मेरे को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, और उसके हिसाब से अगर आप ऑप्टिमाइज़ करोगे तो आपका ओरिजिनल डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, और फिर अगेन यू विल गो इनटू दैट सेम साइकिल अगेन एंड अगेन ऑफ ओवर ऑप्टिमाइजिंग। हर 6 महीने में आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। अब जैसे जिस टाइम पे मैंने बैक टेस्ट किया था तब मोमेंटम बहुत था, कोविड के टाइम पे फॉल और वो सब था, तो प्रीमियम्स भी 80 की विक्स था, तो प्रीमियम्स भी हाई थे, तो उस टाइम की स्ट्रैटेजी सब अलग थी। अभी 10-12 के विक्स की स्ट्रैटेजीज अलग है, रेजीम अलग है, तो यू नीड टू कंसिडर ऑल ऑफ दैट। द नेक्स्ट स्टेज इज़ द मिरर। अगर आपने ये ग्राइंड कर भी लिया, आपने स्ट्रैटेजी भी बना ली, सब कुछ कर लिया, तो फिर आता है मार्केट आपको मिरर दिखाता है। ये स्टेज, यहाँ तक का स्टेज इज स्टिल आई वुड से ईजी कि आप ज़्यादा एफर्ट डाल के काम कर सकते हैं, पर यहाँ से जो जर्नी है दैट टेक्स मोर, बिकॉज कहीं ना कहीं हर एक के अंदर एक बायसेस हैं, जो बायसेस अगर आप लेके मार्केट में आते हो तो मार्केट उसको आपको बताएगा कि तू डर के आ रहा है, कि तुम लालच लेके आए हो। मार्केट आपको आज नहीं तो कल वो दिखाएगा ही। तो सरफेस लेवल पे मैंने अपने फियर और ग्रीड को तो कंट्रोल कर लिया था कि हाँ ठीक है, आप P&L से डर नहीं लगता, लालच भी नहीं है, बट जो छोटे छोटे बिहेवियरल नुएंसेस हैं जो हम नोटिस भी नहीं करते, जैसे कि से सपोज अगर मैं जॉब में हूँ, मेरे को प्रमोशन हुआ, तो कहीं ना कहीं एक हल्का सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अंदर से, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर एक ओवरऑल कि हाँ अच्छा लग रहा है, कुछ किया है, वो आपके पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट करेगा। जो आप पैरामीटर्स डाल रहे हो या आप जिस तरीके से स्ट्रैटेजी चला रहे हो, थोड़ा आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि ठीक है ना, रिस्क ज़्यादा लेते हैं। तो वो जो छोटे बायसेस हैं वो आप ऐसे सरफेस लेवल पे नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस आप उसको या तो किसी तरीके से लाओ। तो द बेस्ट वे इज़ टू बी सेल्फ अवेयर। आपको समझ आना चाहिए कि आप इरिटेटेड हो तो आप क्यों इरिटेटेड हो, अगर आप डर रहे हो तो आप क्यों डर रहे हो। आज जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं जनवरी से अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं चलाई है, तो इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन। मैं अपने डर की वजह से नहीं चला रहा हूँ। मे बी अगर मैंने चलाया होता तो थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल ही होता, बट द स्ट्रेस इट एड्स, आई थॉट लेट्स बी ऑन द साइड लाइन। तो ये कॉन्शियस डिसीजन है। पर अगर मैं 2 दिन के लॉस की वजह से अब तीसरे दिन पे नहीं चला रहा हूँ तो वो मेरा फियर है। तो ये जो डिफरेंस है ये समझ आना चाहिए। तो ये जो जैसे मैंने बोला कि बहुत छोटी चीज़ें आपकी लाइफ की आपके ट्रेडिंग को इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे मैं बीच में बीमार हो गया था, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तो ऐसा था कि कुछ सोचा ही नहीं जा रहा था। दिमाग को कितना भी वो करो, थॉट्स ही अलग आ गए थे। मेरा पूरा जो मेंटल स्टेट था, डिसिप्लिन था, मैं जिम जा रहा था, सब कुछ कर रहा था, सब कुछ शैटर्ड और साइड में बैठे हैं, सो रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप फोर्सफुली ट्रेड करने जाओगे तो आप गलत डिसीजन ही लोगे। मेरे साथ ये हुआ है कि ठीक है, तबीयत तो थोड़ी रिकवर हो गई पर मेंटल स्टेट अभी तक वैसा रिकवर नहीं हुआ है, या आपके घर में कुछ अनबन है या कुछ और प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो नींद डिस्टर्ब होती है। तो मेरे बेटे छोटे हैं तो उसकी वजह से भी ये इम्पैक्ट आता है बहुत छोटी चीज़, पर आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि हाँ नींद नहीं हुई है। अगर मैं अपने फ्लो में नहीं हूँ तो मैं कहीं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो उस वजह से तो नहीं ले रहा।
अगर आप उतने अवेयर हो तो ठीक है आपके, क्योंकि ये सब तो चलता ही रहेगा लाइफ में कुछ ना कुछ, पर आपको उसके लिए अवेयर रहना ज़रूरी है। तो वो जो सेल्फ अवेयरनेस है, अगेन आई शिफ्टेड टू मेडिटेशन एंड काफ़ी चीज़ें उसने मुझे हेल्प की ट्रेडिंग में, कि आई कैन सी थिंग्स क्लियरली, आई कैन एक्सेप्ट थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गया। तो वो जैसे मैंने कहा कि वो अगर आप जब तक नहीं करोगे तो कोई भी सिस्टम आप चला नहीं पाओगे, चाहे कैसा भी सिस्टम हो। एंड नाउ द लास्ट स्टेज इज़ द विद इन। तो मार्केट ने मिरर तो दिखा दिया, पर अब आप उस मिरर से क्या देख रहे हो वो आपके ऊपर है। तो यू डोंट हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट इन दिस you don't have to be self confident in trading, you have to be self conscious. तो what is the difference? तो पहले मुझे यूँ लगता था कि नहीं मुझे पता है आज तो प्रॉफिट होगा, I was 100% sure. Today I am 100% sure of the possible outcomes, कि प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं बनेगा। तो आई एम अवेयर ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स 100%. दिस इज़ वॉट सेल्फ कॉन्शियस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट मीन्स। तो आप अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप सोचोगे देखा मैंने इतने सालों की मेहनत की है, स्ट्रैटेजी बनाई है, आप खुश हो रहे हो। जबकि आपको ये समझना है कि ये आपकी स्किल थी या मार्केट का सिर्फ एक लक फैक्टर था जो आपके लिए फेवर कर गया। जैसे मेरे लिए आगे एक स्लाइड है, उस पर मैं बताऊंगा कि जहाँ मुझे समझ आया कि ये मेरी स्किल नहीं थी, ये मार्केट ने फेवर कर दिया। और सेल्फ कॉन्फिडेंट को पता है कि हाँ मार्केट क्या करेगा, यहाँ से तो बढ़ना ही चाहिए, ये न्यूज़ आई तो गिरना ही चाहिए। बट सेल्फ कॉन्शियस को पता है कि मार्केट कुछ भी करे, मुझे क्या करना है मुझे पता है। मार्केट लॉस दे रहा है तो मुझे लॉस लेना है, मार्केट प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट लेना है। सो दिस इज़ हाउ यू पील द लेयर्स एंड यू गो डीप विद इन। तो जब आप इस स्टेज पे आते हो तब आप रियली अगर एक लेवल पे अवेयर हो जाते हो तब आपको समझ आ जाता है कि आपकी स्ट्रैटेजी में क्या फ़्लॉ है, आप में क्या फ़्लॉ है, कहाँ ये काम करेगा कहाँ नहीं करेगा। बिकॉज इवन बीइंग डिसिप्लिन, ठीक है ना, मार्केट को नहीं पता कि आप रोज़ आके डिसिप्लिन से चला रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, मार्केट को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो मार्केट तब तक आपको हम्बल करता रहेगा जब तक आप अपने छोटे छोटे नुएंसेस पे फोकस नहीं करेंगे। तो मेरे लिए जो मेजर पार्ट था जिसमें ज़्यादा टाइम लगा वो ये लास्ट स्टेजेस ही थे, जहाँ पे सेल्फ अवेयर होने में बहुत टाइम लगता है। एंड वहीं पे आपकी एक्सपेक्टेशन आपके सिस्टम और मार्केट से अलाइन होती है। जिस 500% रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन लेके मैं उतरा था, आज 10% भी मिल जाए साल का तो आई एम कंटेंट। तो उसका जो एक्सेप्टेंस, अगर बहुत गलत आपने सेट कर दिया है एक्सपेक्टेंसी, तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बी रियलिस्टिक, मार्केट में पैसा बनता है बट टाइम लगता है। आपने लाइफ के 5 स्टेज बता दिए हैं। इसमें मार्केट इज जस्ट एनालॉजी क्वाइट वेल, बट दिस इज एक्चुअली व्हाइल यू वर स्पीकिंग अबाउट एवरीथिंग आई वाज थिंकिंग नॉन मार्केट process which everyone should apply in their life. Very good. Of course. So this is kind of a typical chart that a trader goes through. तो बिगिनर्स लक हर एक के लिए काम करता है, तभी आप इसमें एंटर होते हो। और जैसे मैंने कहा सबसे पहला मोटिवेशन फैक्टर होता है पैसा। हर कोई यहाँ पैसे के लिए आता है। कुछ लोग यहाँ पे फिर फ्रीडम देख लेते हैं तो फ्रीडम के लिए रुक जाते हैं, पर एंट्री सब कोई पैसे के लिए करता है। फिर आपको लगता है कि यही अपन ही भगवान है, मशीन बन गई है। और फिर जब मार्केट आपको रियलिटी दिखाता है तब आप डिस्पेयर में, और वो फेज़ इतना डिप्रेसिंग होता है। अगर आप राइट मेंटल स्टेट में नहीं हो तो यू कैन गो इनटू डाउनवर्ड स्पाइरल। सो यू हैव टू कंट्रोल योर मेंटल स्टेट, अदरवाइज दिस इज़ वेरी रिस्की। एंड देन स्टार्ट्स द स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस विच यू सी द प्रोसेस, जहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। मे बी P&L पे आपको नहीं दिखेगा, पर आपके प्रोसेस में ज़रूर दिखेगा, आपके बिहेवियरल में। आप किस तरीके से मार्केट देख रहे हो, आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं। वो प्रोसेस स्लो है, बट अगर आप उस ट्रैक पे आ गए तो फिर धीरे देर से टाइम तो आपका आएगा। 45 डिग्री
पर ये जो इक्विटी कर्व, और ये जो पीक और वैली है, ये साइकिल्स एक बार नहीं आती, 2-3 बार होती है। पहली बार जब मैं मोबाइल से ट्रेड करता था तो आपको लगेगा गलत है, ठीक है, डिस्पेयर में गए, आप गए वापस, सब सीख क्या है, चार्ट पैटर्न सीख क्या है, सिस्टम सीख क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर, अब तो मुझे आ गया, अब समझ आया टेक्निकल इंडिकेटर पे काम करना है। देन यू कम अगेन मार्केट टेल्स यू कि नहीं, अभी भी नहीं हुआ है, अगेन यू फॉल इनटू दैट वैली, यू गो बैक, देन यू कम बैक। तो ये जो स्टेजेस मैंने दिखाए, ये 3-4 स्टेजेस तक ये साइकिल चलती रहती है। एंड वंस यू आर आउट ऑफ दैट साइकिल, बी इट स्लो, पर एक बार आउट हो गए तो यू विल मेक प्रोग्रेस। So this is one of the edge that nobody talks, but I felt very strong. That was having a trading buddy, because ये profession is very lonely. You don't know, and again in today's world, you don't know who to believe on the social media. कौन क्या दिखाता है, अगर आप उसके गलत expectation से set हो रहे हो तो आप figure out ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे लिए जो मेरा trading buddy था, जो मेरा colleague जिसने मुझे trading से introduce करवाया, उसी ने मुझे, आज तक हम रोज़ बात करते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी जब से डिज़ाइन की एक दूसरे से शेयर करते हैं, कुछ भी चेंजेस हैं तो वी डिस्कस, तो वो कई चीज़ें नेगेट करता है क्योंकि एक बायस होता है, अगर मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लगेगा ये काम करेगा, फिर वो काउंटर पॉइंट्स देता है, तो आई रियलाइज़ कि हाँ, तो वी हैव हेल्दी डिस्कशन डेली, तो रोज़ का हम आधा घंटा 1 घंटा बात करते हैं, बीट मार्केट्स, बीट ऑफ मार्केट्स। तो उस ड्रॉडाउन वाले फेज़ में भी एक दूसरे को, क्योंकि ये प्रोफेशन जो समझेगा सिर्फ उसी से आप बात करके ये चीज़ें क्लियर कर पाओगे। दूसरे लोग तो PNL से ही जज करते हैं, बी इट योर फैमिली और एनीबडी। अगर आप बोलोगे मैं 5 साल से ट्रेडर हूँ तो सीधा सवाल आएगा कितने पैसे बनाए, बट नोबडी वुड सी कि आप कर क्या रहे हो। ज़रूरी नहीं है आप 5 साल में पैसे बना के निकलो, 10वें साल तक भी आप ड्रॉडाउन में रहोगे, 11वें साल पे आप निकल के बाहर आ सकते हो, बट वो वैलिडेशन सिर्फ वही इंसान दे पाएगा जो इसके अंदर है, जो मार्केट ट्रेड कर रहा है आपके साथ। अगर वो उनके साथ आप बात करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। ड्रॉडाउन वाले फेज़ अगर मेरा ट्रेडिंग बडी नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। तो एक मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है या उस पर जितना एम्फोसिस देते हैं, उससे ज़्यादा अगर ऐसा किसी रिलेशन को बिल्ड करने में टाइम दें तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। Again, it is not easy for everybody to have a trading buddy, because कोई आपके आसपास ट्रेड कर रहा है, आपके थॉट प्रोसेस में है, so it depends. But you can take help from social media, follow some accounts जो जेन्युइन है, जो जेन्युइनली बताते हैं कि ड्रॉडाउन है, जो जेन्युइनली बता रहे हैं कि अभी ट्रेड नहीं चल रहे, मेरा सिस्टम भी फेल हो रहा है। क्योंकि उस टाइम पे ना मैं खुद सोचता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, बिकॉज यहाँ कोई वो डिग्री है नहीं कि आपने पढ़ लिया और आपको मिल गया, CA का डिग्री मिल गया। यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है। आप एक दिन के, एक हफ्ते, 1 साल के PNL पे भी आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगा। हो सकता है 1 साल आप लॉस में हो, अगले साल सही हो जाए। तो वो जो वैलिडेशन है वो ऐसे जेन्युइन ट्रेडर्स से बात करोगे, उनको फॉलो करोगे तो ही आ पाएगा। तो इस चीज़ पे लोग फोकस नहीं करते, बट आई वुड सजेस्ट कि इधर भी ध्यान देना चाहिए। So this is again my PNL. My intention is not to go into numbers, but to discuss about what we have discussed and how it went through for me. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, मैंने 2017 से ट्रेडिंग शुरू की, तो द कैपिटल वाज वेरी लो, और इनिशियली मैं मेरे फ्रेंड को बोलता था कि छोटे कैपिटल पे जितनी गलतियां करनी है कर लेंगे, बड़े कैपिटल पे नहीं कर पाएंगे, तो जो करना है छोटे पे करते हैं। तो आई वॉज एक्सप्लोरिंग, तब के लिए वो कैपिटल बड़ा होगा, बट आज वो बहुत मिनिस्क्यूल है, और मैंने वो कैपिटल कम रखा तभी मैं आज तक टिक पाया हूँ। कई लोग मैंने देखे हैं जिनको जो पहले ही साल पे इतना कैपिटल यूज़ कर लेते हैं कि देन दे आर नॉट एबल टू टेक इट अप। तो अगर आप देखो तो 2023 में मेरा जब ये अल्गो ऑलमोस्ट 80% यही वर्जन था, मैंने चलाया था, एंड मार्केट गेव मी गुड रिटर्न्स। तो आई थॉट कि ठीक है, तब आपका माइंडसेट ये होगा कि इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, 6 साल 7 साल हो गए, यही तो वैलिडेशन था, इसी दिन का तो मैं वेट कर रहा था। एंड देन यू फील के अब हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस, एंड देन आई स्केल्ड 4x। आई शुड हैव स्केल्ड ग्रेजुअली, बट आई स्केल्ड 4x। ये गलती मैंने की, सिस्टम वही था, और उसी टाइम पे जेन स्ट्रीट आ गया,
एंड आई वॉज नॉट अवेयर. वॉट आई हैड रेड इन द बुक्स इज कि एक बार आपके पास सिस्टम है, एज है, यू जस्ट फॉलो इट विद डिसिप्लिन. करेक्ट. तो मुझे दिख भी रहा है, स्टार्ट होने से पहले दिन दिख रहा है कि आज लॉस है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रीमियम बिहेवियर. बट आई हैड टू रन बिकॉज आई वॉज इन टू दैट माइंड सेट कि नहीं डिसिप्लिन से सिस्टम चलाना है. आई वॉज अवेयर कि ये पूरा हफ्ता मेरे को लॉस होगा, वो पूरा हफ्ता मुझे लॉस हुआ भी है, बट आई स्टिल केप्ट रनिंग. फिर जब पता चला कि ऐसा भी हो रहा है मार्केट में, क्योंकि मार्केट आपको ऐसी चीज़ें दिखाएगा जो कभी नहीं दिखाई है, देन आई रियलाइज्ड. और फिर जब मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, मेडिटेशन किया, सेल्फ अवेयर हुआ, देन आई रियलाइज कि ये सब चीज़ें हैं. एंड जहाँ मैंने बोला कि ड्रॉ डाउन वाला रिस्क लेयर था, वो सब यहीं से आया कि यू नेवर नो कब रेजिम चेंज हो रहा है, कब जेन स्ट्रीट है, कब कुछ और है. तो यू हैव टू बी कॉन्शियस, टाइम दो मार्केट को ताकि वो आपको बाहर ना फेंके. ये ड्रॉ डाउन मेरा 20% ही था, बट अगर मनी टर्म्स में देखो तो पिछले साल से ज़्यादा था, जस्ट बिकॉज आई स्केल्ड 4x. तो मनी टर्म्स में मेरा ज़्यादा था. तो अगेन ये लॉस किसी को बताओ तो बोलेंगे ये क्या कर रहा है, अभी तक तो लॉस ही कर रहा है. बट आई नो कि हाँ ठीक है, वो 4x पे था, ड्रॉ डाउन 20% था, 20% के हिसाब से ही हुआ है. बट वो जितना डिफ़िकल्ट था उस स्टेज में से निकलना. तो माई इंटेंशन वॉज टू शो दिस PNL जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. लास्ट ईयर अगेन वी वर वेरी कॉशियस. वी हैड थॉट कि जेन स्ट्रीट पे जब तक कुछ एक्शन नहीं होगा वी वोंट ट्रेड. तो मैंने 2 महीने बीच में ट्रेडिंग रोक दी थी. देन सेबी टुक एक्शन. देन वी ग्रेजुअली स्टार्टेड बिल्डिंग पोजीशन. एंड अभी आई एम अगेन ऑन टू माई ओरिजिनल पोजीशन साइज. ओके. बट अभी तो आपको नहीं ट्रेड कर रहे बिकॉज अभी जनवरी से आई हैव स्टॉप्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़. मिस्टर ट्रम्प को सेटल कराने दो. तो ये जो अवेयरनेस, अब अगर कोई बोले कि ये तो ट्रेड ही नहीं कर रहा, ठीक है, बट अगर ट्रेड करके ऐसे जेन स्ट्रीट वाले टाइम पे अगर इतना पैसा दे दो तो ये निकालने में मेरे को 2 साल और लगेंगे. इससे तो वेट करना ज़्यादा बेटर है. एंड इन एनी स्टेज इफ़ यू पुश योर सेल्फ टू गो इन टू द नेक्स्ट स्टेज, जो मैंने लेयर्स बताए, अगर आप सोचो मैंने पढ़ लिया अब नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, तो मार्केट्स विल पुश यू डाउन. आपको वापस उसी जगह ले जाएगा जहाँ से आप जल्दी भाग के आए हो. यहाँ जो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, मार्केट ने मुझे पटका, बोला वापस जा, सेम पोजीशन साइज, कम बैक अगेन. इंटरेस्टिंग. तो ये यू शुड नॉट बी पुशिंग योर सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल. मार्केट्स अपने आप आपको बताएगा कि यू हैव पिक्ड अप. जैसे जो नॉलेज वाला पीरियड था जहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझनी है, टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग, वहाँ पे आप जब कुछ भी नहीं बचता है ना, पॉडकास्ट में दिखता था 20 मिनट में से 2 मिनट मिलते थे 20 घंटे में से, फिर 200 घंटे में 2 मिनट मिलने लगे ना, तो अपने आप रियलाइज़ हो गया कि अब कंटेंट जो लेना था, नॉलेज लेना था, उस स्टेज से आई एम अबव. अब इट्स द नेक्स्ट स्टेज. तो फिर आप देखते हो पोजीशन साइजिंग, फिर आप देखते हो रिस्क मैनेजमेंट, फिर आप साइकोलॉजी पे काम करते हो, और फिर जो लास्ट स्टेज जो साइकोलॉजी वाला है वो सबसे लंबा है. सो दिस इज हाउ इट इज. दिस इज अ लैटिन प्रोवर्ब which says कि you should embrace everything, the bad, the good, everything of that process. जब आप ये फिलॉसफी सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, अगर आप अपनी लाइफ में भी रखते हैं, तो आपका जो फ्रिक्शन है ना लाइफ में जो भी चीज़ों से, आज मैं अगर इरिटेटेड हूँ तो आप मेरे सामने मिलेंगे तो मैं शायद आप पे गुस्सा कर दूंगा. पर अगर मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे प्रॉफिट लॉस हर चीज़, ये ऐसा इंसान है, ठीक है, देन द फ्रिक्शन गेट्स लो. फिर मैं हर चीज़ एक्सेप्टेंस में आ जाता हूँ. दिस अगेन, मैं जब स्टार्टिंग में सिस्टम बनाया, इतने साल मेहनत की, और जो थोड़ा बोस्ट किया कि अब तो देख, तो मेरे भाई को मैंने बोला था देख अब पैसे बनाता हूँ मैं, एंड देन यू रियलाइज़ कि आपको यहाँ से पैसा बनाना है और उल्टा आप तो लॉस कर रहे हो. तो बहुत इरिटेशन बिल्ड हुआ, और वो मेरे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगा. मेरा भाई सिर्फ मेरे रिएक्शन से बताता था आज प्रॉफिट हुआ है या लॉस. वो कहता था आज अच्छा पैसा बनाया है, कॉन्फिडेंस में घूम रहा है. किसी दिन इरिटेटेड होता था, फालतू बात पे गुस्सा करता था, तो बोलता है आज लगता है नुकसान किया है. तो वो जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे केटर हुई है. सो दिस इज़ द स्लाइड दैट टॉक्स अबाउट द रिटर्न्स दैट नोबडी टॉक्स अबाउट. तो लोगों को सिर्फ PNL में रिटर्न्स दिखते हैं, बट वॉट आई सी इज़ what I have become in this process. I have built patience. मैं probabilities में सोचने लगा हूँ. मैं कोई भी डिसीजन आउट ऑफ ट्रेडिंग भी लेता हूँ
तो आई थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स कि ठीक है वर्स्ट केस क्या हो सकता है, इफ़ आई एम डूइंग एनी अदर इन्वेस्टमेंट एज वेल, तो मैं अपना पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी सोच के चलता हूँ. तो दिस हैज़ हेल्प मी इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ एज वेल. डिस्कम्फर्ट, जस्ट बिकॉज आप सही ट्रैक पे हो फिर भी अगर आपको मार्केट लॉस दे रहा है तो यू नो कि आप सही कर रहे हो पर आपके साथ लाइफ में बुरा हो सकता है. तो यू नीड टू एम्ब्रेस इट, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट डिस्कम्फर्ट कि ठीक है मैं सही हूँ बट दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स. तो दिस इज़ वॉट इट हैज़ मेड मी, हाउ इट हैज़ बिल्ट माई साइकोलॉजी. आप हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लगते हो, आपको किसी और का वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. आज मैं जो भी डिसीजंस लेता हूँ आई टेक इट ऑन माई ओन बिकॉज आई टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मैं इस डिसीजन में गलत हुआ भी तो आई नो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इवेल्यूएटेड. तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग ने मुझे दी है, तो जैसे मैंने कहा कि कुछ आते हैं पैसों के लिए, मैं भी पैसों के लिए आया था, फिर फ्रीडम के लिए रुकना चाहते हैं. मैं अब इस चीज़ के लिए रुकना चाहता हूँ जो इसने मुझे बनाया है इस प्रोसेस में. सो फॉर दैट सिंपल रीज़न इवन इफ इट टेक्स मोर 5 years फ्रॉम हियर आई विल स्टिल बी विद ट्रेडिंग. वाह. सो बोलते हैं ना कि लोहार होता है जो लोहे को पीट के आकार देता है, चीज़ें बनाता है, ठीक है ना. तो एक लोहार सिर्फ लोहे को आकार नहीं देता, लोहा भी उस लोहार को उतना ही आकार देता है. अरे वाह, अरे गॉड. तो आई रिस्पेक्ट ट्रेडिंग फॉर दैट. ऑफ कोर्स, या सुपर्ब. So let's summarize what all we have discussed. Okay, जो भी हमने बात की. So the summary is that the strategy is you. क्या सेलिंग, क्या कोर, वो सब कुछ समरी नहीं है. समरी यही है कि आप खुद की स्ट्रेटजी आप खुद हो. तो आई होप कि इस पॉडकास्ट के बाद आपको व्यूअर्स ये कमेंट डाल के ना कहें कि स्ट्रेटजी तो बताई नहीं. मज़ा आ गया. So I'll just end this slide. This is a famous quote. So if a victory is told in detail, one can no longer distinguish it from a defeat. If a victory is told in detail, one can no longer distinguish it from a defeat. क्या बात है. This is amazing. I think, Chirag, you have reached the level in life where you know how to maximize from it. Not necessarily in terms of profit, but in terms of you are living your life. So I am very proud to be doing this recording. And I think 2 घंटे हो गए plus, but frankly मुझे नहीं realize हुआ कि हम एक्चुअल में 2 घंटे कर लिए. And last half an hour was quite an important part of our discussion. तो I have to congratulate you who stayed टिल दी एंड. मैं हमेशा बोलता हूँ लास्ट तक नहीं रुकेंगे, एंटरटेनमेंट सीख करेंगे और चले जाएंगे बीच में. तो जो हर मूवी में होता है ना, क्लाइमैक्स इज ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्टार्टिंग और द नैरेटिव ऑफ द मूवी. बट इट वॉज गुड फन. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ दिस लास्ट पार्ट बिकॉज आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ लाइफ, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग के लिए ये आपने काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, फ्लो बनाया डिस्कशन का. तो दिस डिजर्व्स टू रीच वेयर एवर इट वांट टू रीच. थैंक यू सो मच. मज़ा आया आपके साथ बात करके. ऑनर इज माइन. और आप करते रहिए, अच्छा काम है. एंड डू कीप टीचिंग पीपल ऑल्सो अबाउट द राइट थिंग्स इन लाइफ बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट, एज आई रियलाइज फ्रॉम यू दैट यू आर नॉट जस्ट अ ट्रेडर, you have learned a lot of real philosophies of life by going through ups and downs and you are settled down. So, thank you. जब आपने स्टार्टिंग में कहा था कि यू आर प्रिटी यंग, तो जस्ट बाय द विजडम आई हैव गेन्ड थ्रू ट्रेडिंग. और मैं वही बोलता हूँ कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अगर लाइफ का विजडम थोड़ा जल्दी चाहिए ना तो ट्रेडिंग करो. Absolutely, absolutely. What a beautiful thought. Hoping to have one more session with you someday. Let's see. On some topic, because this is very different from what probably we record in face to face. But thank you so much. Thank मज़ा you. आया. Thank you. Yeah. So I'm sure you must have enjoyed. Last तक रुके तो अपने आप को शाबाशी दीजिए and do comment if you have stayed till the end. That yes, I saw this full and did you like it? And you have to share it with your friends and family. And this is very different. Face to face is very different. I keep on telling people कि जो सीरियस लोग हैं ना बाज़ार में वही देखते हैं फेस टू फेस. जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए शायद वो कहीं और जा चुके हैं. एंड आई एम ओके. मुझे 1000 लोग ही मिल जाए जो फोकस्ड हैं और जो
सक्सेसफुल होना चाहते हैं बाजार में और जो फेस टू फेस के साथ जुड़े हुए हैं, आई एम हैप्पी बिकॉज 1000 people successful in market is dream, right? I don't want 1 million people who see the video and finally don't do anything about it. वो तो worse है. And if you have joined me for the first time, you subscribe to the channel and do comment whether you like it or not. अपना ध्यान रखिए. Stay well. जय हिंद. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.